तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मांगा एक्सप्लेन में। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल ही गया होगा, ये एक निंजा की कहानी है जो टाइम ट्रैवल करके एक मॉडर्न दुनिया में आ जाता है एक बंदे के शरीर में। उसके बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये देखेंगे अपन कहानी के थ्रू। इस मानवा का नेम अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक पानी की बूंद को दिखाते हैं। जैसे वो ग्राउंड पर टच होती है वैसे ही अपने मेन कैरेक्टर का आंखें खुल जाती है। वो हैरान होकर सामने की तरफ देखने लगता है। मेन कैरेक्टर होता है हॉस्पिटल में, उसको आईवी की बोतल चढ़ाई होती है और वो हैरान होकर देखने लगता है। मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल के बेड के ऊपर सोया हुआ होता है और उसके आंखें खुलती है तो वो सामने की तरफ ही देख रहा होता है और हाँफ रहा होता है। साइड में लगी बोतल को देखने लगता है और उसे देखते हुए काफी हैरान होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। मेन कैरेक्टर उठ के अपने विंडो से बाहर देखने लगता है जहाँ पर चिड़िया चू चू कर रही होती है और वो उसे देखने लगता है। थोड़े ही सेकंड में उसका ध्यान सामने की तरफ बिल्डिंग के ऊपर जाता है। जब वो देखता है कि बाहर के साइड में बहुत सारी बिल्डिंग है, वो भी बड़ी बड़ी इमारतें। मेन कैरेक्टर उन बिल्डिंग को भी देख के काफी हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता आखिरकार ये क्या है, इसलिए वो नीचे की तरफ परेशान होकर झुकता है और अपने हाथों की तरफ देखने लगता है। एक हाथ के साइड में पट्टियां लपटी होती है और दूसरे पे आईवी चढ़ाते हैं उसकी सुई लगी हुई होती है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, ये क्या है आखिरकार। मानो मेन कैरेक्टर को कुछ पता नहीं इसके बारे में। तभी उतने में मेन कैरेक्टर का ध्यान सामने पड़े टेबल के ऊपर चले जाता है जहाँ पर एक आईना रखा हुआ होता है। ये देखने के बाद वो उस आईने को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और आईने को ले लेता है और अपनी शक्ल देखने लगता है उसमें। और शक्ल देखता है, हैरान हो जाता है। मेन कैरेक्टर खुद की शक्ल देख के ही काफी हैरान हो चुका होता है। खुद की शक्ल देख के कहने लगता है मैं तो ये कह ही रहा होता है। उतने में उसको कुछ नोटिस होता है, उसको किसी चलने की आवाज आ रही होती है। ये और कोई नर्स होती है उस हॉस्पिटल की। वो नर्स अपने मेन कैरेक्टर के रूम की तरफ बढ़ रही होती है। अभी नर्स उस रूम का दरवाजा खोलती है। नर्स जब सामने की तरफ बेड की तरफ देखती है तो पेशेंट वहाँ पे रहता नहीं। मेन कैरेक्टर उसे दिखता नहीं, इसलिए वो चलते हुए अंदर आती है और उसको आवाज देती है और कहती है हिबरी। लेकिन अब हिबरी के बॉडी में अपना मेन कैरेक्टर आ चुका होता है, वो निंजा होता है। इसलिए मेन कैरेक्टर छत के दीवार पे चढ़ जाता है और उसको नर्स को देखने लगता है। उसके हाथ में वेपन के तरह पेन को पकड़ा हुआ होता है और नर्स के तरफ देखने लगता है। लेकिन नर्स को तो पता ही नहीं होता कि मेन कैरेक्टर छत पे चढ़ा हुआ होता है और उसे ही देख रहा होता है। नर्स उसको ढूंढते हुए कहने लगती है मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर ऊपर रह के उसकी तरफ ही देख रहा होता है और मन में कहने लगता है ये कौन सी प्लेस है, मैं कहाँ पे हूँ। ये बात सोचकर मेन कैरेक्टर बराबर नर्स के गर्दन के ऊपर ही पॉइंट आउट करता है पेन का नोक। नर्स को तो एहसास भी नहीं होता कि मेन कैरेक्टर उसके ठीक बाजू में ही है। नर्स दूसरे साइड देखने लगती है। अपना मेन कैरेक्टर छत से उल्टा लटकते हुए पेन की नोक को बराबर गर्दन के सामने ही रख दिया होता है। जैसे मेन कैरेक्टर उल्टा होता है तो उसको पता नहीं उसके सर में क्या होता है, तो वो कहने लगता है, परेशान होता है और कहता है एक्चुअली में क्या हुआ था। मेन कैरेक्टर को याद आता है और हमें बताया जाता है कि ये कहानी 500 साल पुरानी है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पेड़ में से छलांग मारते हुए यहाँ वहाँ से बड़े तेजी से भागते हुए किसी जगह पे जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर निंजा होता है, वो भागते हुए कहीं पे जा रहा होता है। उतने में राइटर बताने लगता है जब कोई आकृति कोटो के माउंटेन से बवंडर की तरह तेजी से गुजरती है, उसके दांत इतने जोर से बीछे हुए है कि मानो टूट जाएंगे। मेन कैरेक्टर को किसी का रिग्रेट होता है, इसलिए वो अपने दांत को पीसने लगता है और इतना जोर से पीसता है कि टूट जाता है। निंजा इतने जोर से भागता है जिसके वजह से उसकी मांसपेशियां भी फटने लगती है। देख सकते हैं उसके मांसपेशियां की हालत, जो भागते हुए टाइट होकर टूटने लगती है। तभी निंजा को फेस को दिखाया जाता है जो परेशान होता है और उसका नाम बताया जाता है निंजा गोको। निंजा गोको जो इतने तेजी से भाग रहा होता है वो मन में परेशान होकर कहने लगता है प्लीज माय लॉर्ड, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। तभी कहानी बताने वाला आगे कहता है जब वो अपने लॉर्ड के लिए प्रार्थना कर रहा था सेफ रहने की, तब वो सामने की तरफ देखता है उसकी इंटरनल बॉडी अवर्णीय ठंड में डूबा हुआ था। मानो सामने कुछ देख के वो ठंड से वहीं पे जम गया हो। निंजा क्या देखता है अपने को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैसल रहता है वो पूरा जल चुका हुआ होता है। राइटर ये बताने लगता है कि इसका नाम होनोजी टेम्पल है। उस टेम्पल के अंदर से बहुत से लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। उस टेम्पल का और उस जगह को पूरी तरह से आग ने लपेट लिया होता है। ये नजारा देख के अपना निंजा गोको शौक के मारे वहीं पे खड़ा रहता है और सामने की तरफ देखने लगता है। आसमान में बहुत सारे तीर चलाए हुए होते हैं, उसमें से एक तीर एक बंदे के पीठ से आर पार हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सेम हालत दूसरे साइड में भी होती है। दो बंदे रहते हैं, उनमें से एक बंदा तो जमीन पे रेंगता हुआ जा रहा होता है, अपनी जान को बचाने के लिए रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन बहुत सारे तीर जो हवा में थे उनमें आग भी लगी होती है जो सीधा उसके शरीर पे लग जाती है और दूसरे बंदे के भी शरीर पे लगती है। कुछ दो सोल्जर तो अपने मेन कैरेक्टर के पास में से निकल जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन जलता हुआ तीर सीधा उसके आर पार हो जाता है पेट के। वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है तो टेम्पल पूरा जल चुका होता है और बहुत सारे लोग
लोग वहीं पे मर चुके हुए होते हैं। निंजा गोकू सामने का नजारा देख के मन में कहने लगता है माय लॉर्ड। राइटर फिर बताने लगता है कि जैसे कि उसको मालूम पड़ गया कि उसका लॉर्ड खतरे में है, उसकी सोच समझने की शक्ति गायब हो गई, उसकी विजन वैनिश हो गई एंड उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने एक निंजा स्किल को अवेक कर लिया। अपने मेन कैरेक्टर के बॉडी में से ग्रीन ग्रीन एनर्जी बाहर निकलने लगती है, उसके आंखों से भी। अपने मेन कैरेक्टर के पैरों में से जो मांसपेशियां टूट गई थी उसके अंदर भी ग्रीन ग्रीन एनर्जी आने लगती है। उसने जबरदस्ती मांसपेशिया के रेशा को फिर से उसने जोड़ दिया। उस एनर्जी के वजह से उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। जहाँ भी वो पाव रखता है उधर की जमीन टूटने लगती है। मेन कैरेक्टर बड़े तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है माय लॉर्ड। ये कहते हुए आगे बढ़ता है, तभी उतने में ही आग में से एक बंदा बाहर की तरफ निकलता है और कहने लगता है तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसकी बात सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर कहने लगता है उससे कि ये तुम ही हो ना, लॉर्ड बेगुना के निजी। सुनकर वो बंदा आगे आता है और कहने लगता है सबसे ताकतवर निंजा गोकू। उस बंदे को देख के अपना निंजा गोकू अपने दांत पीसता है। उस बंदे को दिखाते हैं जो राइटर आगे बताते हुए कहने लगता है उसके पाथ को ब्लॉक करते हुए वो एक ऐसा समुराई था जिसने अनगिनत लड़ाई लड़ी और अनगिनत योद्धा को मार गिराया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया युगा द 9900 मैन सेलर। लेकिन अपने निंजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगता है अपने पावर को अवेक करके। अपने मेन कैरेक्टर को आगे बढ़ता हुआ देख के रयुगा हंसने लगता है और अपनी तलवार को निकालते हुए कहने लगता है किसी निंजा को सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाना ये बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए तुम्हें काटना वेस्ट होगा। तभी रयुगा अपना तलवार को निकालता है मयान में से और कहता है याई रुख। इस मुद्रा से निकलने वाला स्लैश ये ट्रूली में साउंड के स्पीड से चलता रहता है। ये कहकर वो अपनी तलवार को स्विंग करता है अपने मेन कैरेक्टर के तरफ। मेन कैरेक्टर बड़ी तेजी से उसके ओर बढ़ने लगता है और उसके अटैक को आता हुआ देख के उसकी तलवार को अपने एक हाथों से उसके तलवार को पकड़ लेता है, दूसरे ही पल अपनी ताकत लगा के उस तलवार को तोड़ देता है, ब्रोक कर देता है। उसकी साउंड की स्पीड कछुए की चाल से अलग नहीं था। तभी निंजा गोकू एक छलांग लगाता है ऊपर की ओर आसमान की तरफ। रयुगा जो नीचे होता है वो अपने मेन कैरेक्टर के तरफ देखने लगता है। उसे देखते हुए हैरान होके कहने लगता है मेरा एआई स्ट्राइक। उसने अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। उतने में मेन कैरेक्टर के तरफ दिखाता है उसके आंखों में ग्रीन वाली एनर्जी रहती है, उसके चेहरे पे भी ग्रीन एनर्जी आने लगती है। ये एक शिनोबी टैटू है। ये एक ऐसा सुपर ह्यूमन जिससे प्रकृति की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया है। तभी मेन कैरेक्टर ने जो छलांग लगाई होती है एक पाव उसके चेहरे के ऊपर ही रखता है और दूसरी छलांग मारता है ऊपर की ओर। यही तो एक निंजा है। उसके पैर के तरफ खून को दिखाते हैं क्योंकि निंजा गोकू ने जिस बंदे के चेहरे के ऊपर पैर रख दिया होता है उसके पावर के वजह से उसके चेहरे से उसकी आंखें और उसके दांत भी बाहर निकल जाता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। उसके पावर के वजह से निंजा गोकू ने निंजित्सु गोकू बन चुका होता है। समुराई की बॉडी जमीन पे गिरने से पहले ही वो ऑलरेडी हिनोजी टेम्पल में गहराई में घुस गया। जैसे ही निंजा गोकू उस जमीन के ऊपर लैंड करता है और सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ एक बंदा रहता है जिसके पीठ के ऊपर बहुत सारी तलवारें घुसी पड़ी रहती है। सामने वाला जो बंदा रहता है उसके एक तलवार तो दिल के आर पार हो चुकी होती है। उसको हाथ लगाते हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। अपने हीरो को देखने के बाद कहने लगता है गोकू। जब अपना निंजा गोकू ये देखता है उसका लॉर्ड शाही की तरह तलवारों से छन्नी था। ये देखकर वो काफी हैरान था। तभी उतने में ही हमें एक तलवार को दिखाया जाता है जो ऊपर से नीचे स्विंग होती है और उस लॉर्ड के पीठ के अंदर धसा देते हैं। लॉर्ड के शरीर में से खून निकलने लगता है। वो भी हैरान होता है। निंजा गोकू ये देखता है तो एक चीख मारता है और कहने लगता है लॉर्ड नोनू बागा। ये कहने के बाद मेन कैरेक्टर अपना वहाँ पे खड़ा हो जाता है। सामने की तरफ देखता है उसके लॉर्ड के साइड में एक बंदा रहता है, उसकी परछाई दिखाई जाती है। वो वहीं पे खड़ा रहता है, अपने मेन कैरेक्टर के तरफ देखने लगता है। उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। उसने एक अजीब सा मास्क पहना होता है, एलियन दिखता है जैसे कि। उस बंदे का ऑरा पर्पल रंग का होता है। उसने एक वन आंखों वाला मास्क को पहना हुआ होता है एंड उसने ब्लैक निंजा आर्मर को पहना हुआ होता है। उसकी पूरी बॉडी टैटू से कवर है। अपना मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है उसकी ओर और कहने लगता है तुम कमीने बास्टर्ड आखिरकार हो कौन। ये कहकर निंजा गोकू अपने हाथों को सामने की तरफ करता है उसकी ओर। मास्क वाला बंदा अपने मेन कैरेक्टर को देखने के बाद उसके अटैक को देखकर स्माइल करने लगता है। निंजा गोकू ये देखकर अपने दांत पीसता है और अपने दूसरे हाथ को भी सामने की तरफ करता है और बहुत सारे अटैक उसके ऊपर करने लगता है। लेकिन सामने वाला विलन निंजा गोकू के सभी अटैक को डॉच करने लगता है। गोकू के हाथ के ब्लेड का हर एक वार सामने वाला विलन अपने हाथों से रोक देता है। जिस अटैक को अपने निंजा गोकू ने किया होता है वो इतना विभिन्न हो गया होता है कि वो स्टील को अपने टोपू की तरह काट सकता है। इसलिए सामने वाला विलन उसके अटैक को सामने की तरफ फेंक देता है साइड में, जिसके वजह से अपने निंजा का अटैक सामने की तरफ जो लकड़ी रहती है उसको भी दो हिस्से में कट कर देती है। तभी उतने में अपना निंजा गोकू अपनी फिस्ट को सामने की तरफ करता है, उसके में एनर्जी डालता है। उसकी फिस्ट ठोस चट्टान को उतने ही आसानी से चकनाचूर कर सकती है
है जितनी आसानी से उबले हुए बन को कुचल देता है। गोकू उस फिस्ट को रेडी करता है और सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है। सामने जो विलन होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है अपने हाथों से। निंजा गोकू देखता है उसके सभी अटैक को डॉज कर लिया होता है। वो अपने दांत पीसने लगता है और कहता है शो योर फेस, तुम्हारा चेहरा दिखाओ। ये कहकर मेन कैरेक्टर अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाने लगता है उसके मास्क को निकालने के लिए। मेन कैरेक्टर का हाथ उस विलन के चेहरे के यहाँ पे पहुंचने से पहले ही वो पीछे की तरफ एक लंबी छलांग मारता है। मेन कैरेक्टर काफी हैरान होता है और उसकी तरफ देखने लगता है ऊपर की ओर। सामने वाला जो विलन रहता है वो छलांग मारते हुए एक जगह पे लैंड होता है। लैंड होने के बाद वो अपने तरफ से एक स्क्रोल को निकालता है बड़े तेजी से। निंजा गोकू उसके पास स्क्रोल देखने के बाद काफी हैरान होता है, उसको पता नहीं रहता आखिरकार ये है क्या। उतने में सामने वाला विलन उस स्क्रोल को खोल देता है। अपना मेन कैरेक्टर उस स्क्रोल को देखने के बाद मन में कहता है ये तो एक स्क्रोल है। दूसरी तरफ वो विलन स्क्रोल को खोलने के बाद हैंड साइन करने लगता है। हैंड साइन करते हुए कहने लगता है रिन पियो तो सा। जब वो अगला साइन करता है काई, तो आसमान में बादल आने लगते हैं और लाइटिंग होने लगती है। आगे के हैंड साइन करते हुए जिन रेट्सु जाई। ये हैंड साइन करते हुए विलन स्माइल करने लगता है और लास्ट वाला हैंड साइन करता है तब उसके हाथ में एनर्जी आती है और वो कहता है हो। जैसे ही हो कहता है वहाँ पे आसमान में लाइटनिंग कड़कने लगती है। बहुत ताकतवर थंडर उस विलन के ऊपर गिरती है। पूरी लाइटिंग चारों तरफ फैल जाती है। अपना मेन कैरेक्टर उस लाइटिंग को बचने के लिए अपना हाथ सामने की तरफ करता है। लाइटनिंग खत्म होने के बाद उसके हाथों के ऊपर उस लाइटिंग का थोड़ा सा एनर्जी सोर्स बचा हुआ रहता है। अपना मेन कैरेक्टर उस विलन को देखने के लिए अपने आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है। सामने की तरफ जैसे देखता है हैरान होता है क्योंकि वो सामने से स्केप हो चुका होता है और कहने लगता है वो स्केप हो गया। गोकू उस बंदे का पीछा करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। कहने लगता है कि वेट कम आउट, बाहर निकलो। गोकू ये जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। चिल्लाते हुए आगे कहने लगता है तुम कहाँ पे चले गए हो, ये मैच अभी खत्म नहीं हुई है। इतना में पीछे पड़े लॉर्ड को दिखाते हैं जिसके बॉडी में बहुत सारी तलवार घुसी पड़ी रहती है। लॉर्ड के हैंड की तरफ दिखाते हैं। वो अपने हैंड को स्विंग कर रहा होता है, ऊपर की तरफ कर रहा होता है और लॉर्ड गोकू की तरफ हाथ बढ़ाता है। कांपते हुए आवाज में कहने लगता है गोकू उसका पीछा करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने लॉर्ड को बात करता हुआ देख के निंजा गोकू उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है लॉर्ड नोबुनागा। इतने में लॉर्ड निंजा गोकू से कहता है ओ बास्टर्ड कमीना, तुम्हारे हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए सक्षम होने के लिए उसको काफी स्किल होना चाहिए। लॉर्ड की बात सुन के मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। लॉर्ड आगे कहता है इसके अलावा किसी के शरीर पर पूरी तरह से टैटू बने हुए अजीब से चित्र उसके पास सरप्राइजिंग टेक्निक है। उतने में आगे निंजा या लॉर्ड में से कोई कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो शायद अब आसपास भी नहीं है। गोकू की तरफ दिखाते हैं जो लाचार होकर वहीं पे बैठा हुआ होता है और अपने दांत पीसने लगता है परेशान होकर और नीचे जो हाथ जो रखे हुए होते हैं वो अपने पंच को टाइट करने लगता है। ग्रीन में लॉर्ड कहने लगता है मैं अब मरने वाला हूँ। लॉर्ड की ये बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर हैरान होता है। थोड़ी देर के लिए दोनों भी कुछ भी नहीं कहते और फिर लॉर्ड कहने लगता है ये काफी निराशाजनक है, मैं इसे देख सकता था, इसे मेरा द्वारा देखा जा सकता था। एक ऐसा वर्ल्ड जो विदाउट पॉइंटलेस कॉम्प्लिकेटेड न हो, जहाँ पे लोग समृद्ध होते हैं। एक रेलम ऐसा जो पीसफुल हो। लॉर्ड की बात सुन के गोकू कहने लगता है प्लेस की बात सोचकर वो पास्ट में जाता है जहाँ पर एक जगह पे उसका लॉर्ड खड़ा रहता है और कहने लगता है गोकू तुमने इस पूरे समय मेरा बहुत सा साथ दिया है, मैं तुम्हें भी देखना चाहता था मेरे ड्रीम में एक पीसफुली वर्ल्ड में। ये कहकर लॉर्ड पीछे की तरफ मुस्कुराते हैं अपने गोकू को देखकर। कहानी प्रेजेंट में आती है। गोकू सामने की तरफ देखता है अपने लॉर्ड की तरफ, वहाँ पे उसकी लॉर्ड की सोल बची हुई होती है और पीछे की तरफ स्टैचू बुद्ध का होता है। लॉर्ड आगे कहता है लेकिन लगता है यही मेरा अंत है, ये कितना निराशाजनक है। ये बातें अपना मेन कैरेक्टर सुनता है और उसे देखने लगता है। लॉर्ड की सोल पीछे मुड़ती है बुद्ध की तरफ, कैसी निराशा, फिर से ट्राई करेंगे। ये कहने के बाद उसकी सोल डिसअपीयर होने लगती है। ये देखकर गोकू जोर से चिल्लाने लगता है लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड की सोल चले जाती है और उसकी लाश ही उधर बचती है। उसके पैलेस को दिखाते हैं जो आग से जल चुका होता है और ढहने लगता है। गोकू अपने लॉर्ड के बॉडी के सामने बैठा हुआ होता है। लॉर्ड का नाम पुकारते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ता है और उसे आखिरी नमस्कार करने लगता है और राइटर बताने लगता है जब किसी का लॉर्ड मर जाता है चेपुककरण, इसका यह मतलब है कि पेट काटना। ये जापानी रस्म आत्मा का एक रूप है जिसका ऐतिहासिक रूप से समुराई को सम्मान देने के लिए। इसलिए गोकू अपनी तलवार को बाहर निकालता है, तलवार के हैंडल के साइड में पकड़ता है, तलवार को उल्टा करता है। यही एक निंजा का डेस्टिनी होती है, एक प्लेस। गोकू अपने तलवार को अपने पेट के सामने करता है। मनाबू कहने लगता है कि प्लेस, क्या सचमुच ऐसी कोई चीज मौजूद है?
इस वॉर स्टेज के काल में मुझे शांति का एक भी अंश नहीं दिखाई दिया, लेकिन लॉर्ड नोबुगाना इसे देख सकते थे। इस मामले में मैं भी इस पर विश्वास करूंगा। ये कहकर गोकू अपने एनर्जी को निकालता है और आगे कहता है, अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, एक पीसफुल दुनिया में ऐसा ही हो। ये कहकर गोकू अपने पेट में तलवार घोंप देता है। वहीं पे गोकू मर जाता है। उतने में कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर डॉक्टर के सामने बैठा हुआ होता है। डॉक्टर कहने लगता है अपने मेन कैरेक्टर से, ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, क्या तुम अपना नाम और अपनी उम्र बता सकते हो? डॉक्टर की बात सुन के मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मेरा नाम हिबरी है, मैं 17 साल का हाई स्कूलर लड़का हूँ। मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद डॉक्टर कहने लगता है, हाँ, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें हॉस्पिटल से जल्दी ही छुट्टी मिलनी चाहिए, फिर भी तुम अच्छी तरह से ठीक हो गए हो, ये काफी अमेजिंग है। डॉक्टर की बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर डॉक्टर के पास देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद मेन कैरेक्टर को डिस्चार्ज मिलता है और वो बिल्डिंग में से बाहर आता है। उतने में वहाँ पे एक लड़के को लेके जाने वाली नर्स रहती है, वो उसको आवाज देती है अपने मेन कैरेक्टर। ये वही नर्स रहती है जो गोकू का ख्याल रख रही होती है। वो कहती है, हिबरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। मैंने ये सुना है कि आज तुम स्कूल वापस जा रहे हो, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना। उसकी आवाज और उसकी बात सुन के हिबरी पीछे की तरफ देखता है और उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है। ये तो वही नर्स है जो गोकू उसको मारने वाला होता है। गोकू सामने की तरफ देखता है, परेशान होकर स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, मुझे खुशी है कि मैंने उसे मारा नहीं। ये कहने के बाद गोकू अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। स्ट्रेंजर चीजें भी घटित होती है। ऐसा लगता है कि गोकू की सोल एक कोमा में पड़े लड़के के बॉडी में प्रवेश कर गई है। अब उसका नाम हिबरी है। मेन कैरेक्टर को उसे अपनी लॉर्ड की बातें याद आती है। मैंने उसे देखा, मेरे द्वारा देखा जा सकता था एक पीसफुल वर्ल्ड जहाँ पे पीस है, शांति। मैं फिर वापस डेफिनेटली कमिटेड शेपुक करने का निश्चय। तब से 5 साल बीत चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर ये बात कहता है। तभी पीछे से उससे आवाज आती है, इसलिए वो पीछे की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे पीछे साइड में एक लड़की रहती है जो डॉग को सहला रही होती है। वो एक छोटी लड़की रहती है, इसलिए वो अपने माँ से कहने लगती है, ये तो डॉग है ना। डॉग उस नन्ही बच्ची को क्लिक करने लगता है। तभी उसकी मम्मी कहने लगती है, ये डॉग डरावना नहीं है। छोटी सी लड़की बहुत खुश रहती है, इसलिए उसकी माँ भी खुश रहती है उसके साथ में। मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देख रहा होता है खड़ा रह के और कहने लगता है, तो यही है पीस। ये कहकर अपना मेन कैरेक्टर स्माइल करने लगता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर चलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, स्माइल करने लगता है। लॉर्ड ने जिस वर्ल्ड का सपना देखा था, इस एरा में जीना इतना शायद बुरा नहीं होगा। ये कहकर मेन कैरेक्टर उधर ही रुक जाता है और कहने लगता है, फेवर, इन कपड़ों में हिलना डुलना मुश्किल है। मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार हिबरी हाई स्कूल नाम वाले प्लेस पे पड़ता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपने कपड़ों की तरफ देख ही रहा होता है। उतने में 3 जन जो पीछे रहते हैं उनकी शैडो दिखाया जाता है। वो तीनों बंदे अपने मेन कैरेक्टर के तरफ देखने लगते हैं। उसको पहचानने के बाद वो काफी खुश हो जाते हैं। जो मेन लड़का टपुरी रहता है वो कहने लगता है, क्या वो हिबरी नहीं है? साइड में जो लड़का है वो अपने मेन कैरेक्टर को देखने के बाद अपना मुंह खोलने लगता है और कहता है, ओ तो सीरियसली? तभी तीसरा वाला बंदा भी कहने लगता है, सच में ये वही है। तभी मोटू बंदा हंसते हुए अपने मेन कैरेक्टर से कहने लगता है, क्या तू अभी भी जिंदा है? उसकी बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे की तरफ देखने लगता है। उसको देखते हुए मन में कहने लगता है, मैं सेंस नहीं कर पा रहा उस बंदे से किलिंग इंटेंट। वो पूरी तरह से खुला हुआ है मुंह। वो स्माइल करते हुए मेरे पास आ रहा है। लगता है वो जरूर हिबरी का दोस्त होगा। उतने में दोनों बंदे हिबरी की तरफ आते हैं और उससे मस्ती करते हैं और कहते हैं, है हिबरी, तुम्हारा ग्रीटिंग कहाँ पे है? दूसरा वाला बंदा उसके कंधे पे टैप टैप करता है और कहने लगता है कि जल्दी करो और जल्दी से ग्रीटिंग करो। हिबरी रहता है उनके बातों को समझ नहीं पाता, इसलिए हिबरी मोटू के पास देखने लगता है और कहता है, कुमाजावा, क्या ये उसी का ही नाम है? यह कहकर हिबरी अपना उस मोटू को कहने लगता है, हेलो कुमाजावा। मेन कैरेक्टर की ऐसी बात सुनने के बाद वो 2 बंदे रहते हैं उसके तरफ देखने लगते हैं। हैरान तो होती है, गुस्से में आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। तभी मोटू हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम हद से ज्यादा आज्ञाकारी बन गए हो, है ना? इससे मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने और सर पर चोट लगने से किसी बंदे की पर्सनालिटी सचमुच बदल जाती है ना? कुमाजावा की ये बात सुन के हिबरी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अभी उतने में कुमाजावा हिबरी के गर्दन को पकड़ लेता है और कहने लगता है हंसते हुए, अब हम साथ मिलकर मजेदार हाई स्कूल जीवन का आनंद ले सकते हैं, है ना? मोटू हिबरी को देख के अपने दांतें चमका रहा होता है और हिबरी को दिखाते हैं। हिबरी उसकी बात सुन के हैरान होता है। हिबरी ने उसके बात का क्या रिएक्ट दिया? उसने ये शब्द सुना, हाई स्कूल में मजेदार जीवन जीते हैं, इसलिए हिबरी मन में कहता है, ऐसा लगता है कि हाई स्कूल का मतलब ये है कि मजेदार होना। सेंगोकू काल में मैंने किसी चीज का आनंद लेने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये सोचकर हिबरी पहले स्माइल करता है और फिर मोटू को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि यस, मुझे इसकी आशा है। हिबरी की ये बात सुन के कुमाजावा खुश होकर हिबरी को अपने साथ लेके जाता है और कहने लगता है कि ऑल राइट, तब चलिए अपनी पसंदीदा जगह पर चलते हैं। ये बात सुन के हिबरी तो खुश होता है। हिबरी के बॉडी में जो गोकू है वो खुश होता है और कहने लगता है, ये पहली बार होगा किसी दोस्त ने मेरे कंधे
कंधे पर हाथ रखा है, तो क्या यही पीस है? ठीक है, इनके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। वो लोग उस जगह पे आ चुके होते हैं, उनके मनपसंदी वाला। तभी वहाँ पे कुमाजावा कहने लगता है, तो ठीक है, जल्दी करो और मेरे जूते को लीक करो। ये कहते हुए कुमाजावा के नीचे एक बंदा रहता है और कुमाजावा उस बंदे के ऊपर बैठा हुआ होता है। जूते चाटने की बात हिबरी से कर रहा होता है। उसने अपने पैर को हिबरी की तरफ कर दिया होता है। हिबरी ये देखकर हैरान होता है, मोटुआ की तरफ ही देखने लगता है। कुमाजावा मोटू अपने दांत में सिगरेट फंसाते हुए हंसने लगता है और कहता है, क्या गलत है, बस मेरे जूते को फिर से चाट कर साफ कर दो, नाइस और चमकदार कर दो। कुमाजावा की ये बात सुन के वो दोनों बंदे उसके साथीदार वो स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, तुम इसमें पहले बहुत अच्छे थे। अपने मेन कैरेक्टर को तो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो नीचे की तरफ देखने लगता है। कुमाजावा देखता है कि अपना मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर कर रहा और नीचे की तरफ देख रहा है उस बंदे के पास। ओ अच्छा, ये आदमी, जब तुम छत से कूद गए तो मैंने अपने लिए एक नई चेयर देख ली। इसका मतलब पहले ये हिबरी को परेशान करते थे, इसलिए हिबरी ऊपर से कूद गया छत से। तभी वो मोटू अपना फोन निकाल के अपने हीरो के पास दिखाने लगता है और कहने लगता है कि इसे देखो, उसकी बड़ी बहन पुलिस अधिकारी है, देखो उसने झगड़ा शुरू करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसकी जम की पिटाई की और वो रो रही थी और दया की भीख मांग रही थी। ये काफी मजेदार है ना? मोटू भाई खतरनाक है यार, लड़की को भी पीट रहा है, वो भी पुलिस वाले को। वो भी रोते हुए सॉरी कह रही थी। हिबरी होता ये वीडियो देख रहा होता है, उतने में मोटू अपने फोन को देखते हुए कहने लगता है, इसीलिए क्योंकि मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे नंगा कर कर थोड़ा सा मजा किया जाए, है ना? मोटू जिस पर बैठा हुआ होता है व्हील चेयर बनाकर, मोटू ने तो उसको सिगरेट का एस्ट्रे भी बना दिया होता है और व्हील चेयर भी। वो बंदा मोटू की बात सुनकर काफी परेशान होता है, अपने दांत पीसने लगता है और वो बंदा कहता है कि प्लीज मेरे बहन को छोड़ दो। उस बंदे की ये बात सुन के मोटू उठता है और गुस्से में अपने दांत पीसता है और उसको पेट पे मारता है जोर जोर से। मोटू उसे पीटते वक्त कहने लगता है, इधर उधर की बातें करना बंद करो, तुमने मेरा सारा मजाक किरकिरा कर दिया। उस बंदे को मार खाता हुआ देख के उसके जो टीममेट रहते हैं दोनों, उनमें से एक तो हंसने लगता है और दूसरा वाला उसका वीडियो बना रहा होता है। तभी मोटू गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है, नेक्स्ट टाइम मैं उस कुतिया को देख लूंगा तो मैं उसे तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा कर दूंगा और तुम्हारे सामने उसे पेल पाल डालूंगा। ये बात सुन के वो बंदा सॉरी सॉरी कहने लगता है उसको। ये सुनकर मोटू कहने लगता है, तुझे पता है ना चेयर बात नहीं करती। हिबरी अपना ये सब कुछ देख रहा होता है और सुन रहा होता है। फिर हिबरी कुमाजावा को रोकते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है। हिबरी को ऐसा करते हुए देख के वो दोनों बंदे काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। समर्पण दिखाने के लिए जूते चाटने की प्रथा की उत्पत्ति शेक्सपियर के नाटकों में मानी जाती है। बेशक ये हिबरी को बात पता नहीं थी, उसे तो स्मार्टफोन समझ में नहीं आता और न ही उनके ऊपर चलने वाले वीडियो। हालांकि यह बात वो भले ही समझता था कि कुवाजावा यह व्यक्ति क्या वो बंदा पीस के अनुकूल था। ये सोचकर हिबरी उसको कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन इससे घटिया कौन सा और काम नहीं हो सकता। एक कमजोर से बेहतर जो कमजोरों को पीटता है। हिबरी की बात सुन के कुमाजावा बहुत गुस्से में रहता है। जो बंदा चेयर बना था वो भी ये देख के हैरान होता है, हैरान होके हिबरी की तरफ देखने लगता है। हिबरी की बात सुन के कुमाजावा गुस्से में होता है और पीछे की तरफ मुड़ता है और कहने लगता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? मोटू को नहीं मालूम, पर हिबरी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था, उसे बस बिना किसी झिझक के अपने मन की बात कह दी। इसलिए हिबरी कहने लगता है, तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं है तो इसलिए पहले तुम मुझे दिखाओ, इसलिए शुरू से बताओ कि जूते कैसे चाटते हैं। ये कहकर हिबरी अपने शूज को उसकी तरफ करता है। ये देखकर कुमाजावा काफी गुस्से में रहता है, उसकी नट फंसती है, उसमें से खून निकलने लगता है। उसके साथीदार होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या ये स्टूपिड है? दूसरा वाला तो कहने लगता है कि सच में ये स्टूपिड ही है। तभी कुमाजावा हल्के से स्माइल करता है, पता नहीं क्यों पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लगता है तुम अपने मेमोरीज को हॉस्पिटल में छोड़ आए हो, तो ठीक है, मैं इसे एक बार फिर से तुम्हारी मेमोरीज में फिर से एक बार फिट कर देता हूँ। ये कहते वक्त वो अपने उंगलियों को चटकाने लगता है एंड वो कहता है कि मैं इसे तुम्हारे मेमोरी में 1 से लेके 100 तक इसे फिट कर दूंगा। हिबरी उसकी बात सुनता है और उसकी तरफ ही देख रहा होता है। कुमाजावा एक पंच बनाकर हिबरी के ऊपर मारने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से टीच करूंगा। उतने में जो कुमाजावा के टटे दो रहते हैं हंसते हुए वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं, लगता है आज एक बंदा ज्यादा ही मार खाने वाला है, ये तो काफी डम है। उतने में मोटू कुमाजावा को दिखाते हैं जो हिबरी को पंच मारने जा रहा होता है। उतने में राइटर कहने लगता है, हिबरी ने अपने गार्ड को कम कर दिया था, उसे पीस का पहला अनुभव पाकर थोड़ा मदहोत्साह महसूस हो रहा था। उसे ऐसे कमजोर व्यक्ति की कभी उम्मीद नहीं थी। बिना किसी प्लान के उसके और एक पंच को कर दे उसके ऊपर। उसका पंच हिबरी के करीब आता है, इसके वजह से हिबरी थोड़ा चौंक जाता है। इसलिए हिबरी को डिसीजन लेने में देरी हो गई और इसीलिए हैबिट के वजह से इसलिए उसने फर्स्ट रिएक्ट किया। कुमाजावा के पंच को डॉच करके उसने अपने पंच को चलाया, वो भी कुमाजावा के फेस के ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे धूल आंखों में चली जाने पर आपकी पलकें बंद हो जाती है या फिर वायरस को बाहर निकालने के लिए छींकने का तरीका। यह एक ऐसी चीज है जो निंजा ट्रेनिंग करने के बाद प्राप्त करता है। हिबरी ने पंच मारा होता है, इसलिए ये तीनों भी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, हिबरी की
तरफ, क्योंकि हिबरी ने एक पंच मारा होता है कुमाजावा के फेस के ऊपर। अपना हिबरी का पंच उसके इतना जोर से लगता है, हिबरी भी परेशान होता है और कुमाजावा के नाक से खून निकलने लगता है। उसका चेहरा ही ऐसा पचक जाता है। पंच खाकर वो सीधा पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है। उसके मुंह के कुछ दांत गिर जाते हैं और वो पीछे लुढ़कते हुए, बस ये हिबरी का बिना रिएक्ट करते हुए रिफ्लेक्स था, तभी वो मोटू उनके साइड में गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद हिबरी को रिएक्ट होता है और हिबरी हैरान होकर देखने लगता है और कहता है, एक सिविलियन, मैंने एक सिविलियन को मार डाला। ये कहते वक्त वो वहीं पे खड़ा रहता है। उन दोनों बंदे को दिखाते हैं जो मोटू की तरफ भागते हुए आते हैं और कहने लगते हैं, अरे अरे तुम क्या ठीक हो मोटू? हिबरी उन दोनों को उसके पास जाता हुआ देखता है और हैरान होता है। खुद ही थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या वो जिंदा है? हिबरी ये देखकर हैरान होता है, दांत पीसता है, नीचे की तरफ देखने लगता है अपने हाथों की तरफ। जब वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसमें से भी खून निकलने लगता है। हिबरी जो अपने हाथों की तरफ हैरान होकर देखने लगता है। राइटर बताने लगता है, हिबरी की करंट बॉडी एक नॉर्मल हाई स्कूलर के स्टूडेंट जैसा था। उसका पंच निंजुत्सु के झटके को भी सहन नहीं कर सकता था। हिबरी अपने हाथों की तरफ देख ही रहा होता है। उतने में ही सामने वाले जो दो बंदे रहते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है, ये तो ढक गया है, उसका पूरा तरह से चेहरा पचक गया है। तभी उतने में कुमाजावा अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है, तू कमीने बास्टर्ड। उसका साथीदार उसको संभालते हुए कहने लगता है, पहले हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसलिए वो लोग उसे उठाते और हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने के लिए लगते हैं, पर वो जाते जाते भी हिबरी को धमकी देते हुए जाते हैं, मैं ये कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा किसी दिन। वो लोग जाने के बाद हिबरी थोड़ा परेशान होता है और कहने लगता है, चलो कम से कम अभी तो वो सुरक्षित है। मैं जैसा कि मैंने सोचा था, इस एरा में निंजा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर वो पीछे मुड़ता है और उस बंदे के करीब जाने लगता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये कहकर उसे चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे हिबरी उसके कंधे के ऊपर टच करता है, उतने में ही उसके बॉडी में से धुआं निकलने लगता है। उस बंदे से धुआं निकलते हुए देखकर हिबरी चौंकते हुए कहने लगता है, ये तो क्लोन टेक्निक है, ये तो नारुतो यूज करता है ना, शैडो क्लोन जुत्सु। उस धुएं की वजह से हिबरी अपने नाक पर हाथ रखता है। हिबरी हैरान होकर कुछ महसूस करता है, इसीलिए वो तुरंत पीछे की तरफ देखने लगता है। वही लड़का अपेयर होता है और उसके मुंह में सिगरेट रहता है और वो कहने लगता है, तुम बास्टर्ड, अभी जस्ट जो मूवमेंट हुआ। ये कहते वक्त वो चलते हुए हिबरी की तरफ आता है और उसकी आंखें भी लाल चमकने लगती है। हिबरी उस बंदे को आता हुआ देख ही रहा होता है और अपने गार्ड को भी बढ़ा देता है। उस बंदे से निकलने वाली किलिंग इंटेंट को देखकर हिबरी थोड़ा परेशान होता है। तभी वो बंदे को दिखाते हैं, उसके बॉडी पर भी ऐसे ही टैटू रहते हैं। वो बंदा मस्त सुट्टा मारते हुए हिबरी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, तुम एक निंजा हो है ना? जैसे वो बंदा कहता है, तुम एक निंजा हो है ना, उसके गर्दन पे भी वही मार्क्स खाने लगते हैं। जब हिबरी ये देखता है तो वो काफी हैरान होता है और कहने लगता है, शिनोबी टैटू। सामने वाला बंदा स्मोक करते हुए धुआं सामने की तरफ फेंकता है और कहने लगता है, मैं शिनोबी यूनियन से हथौड़ी हूँ। अपन इसको हथौड़ी कहेंगे, हितोरी या हथौड़ी क्या फर्क पड़ता है। हथौड़ी धुएं में ही अपने गेटअप को चेंज कर लेता है। आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं अपने मिशन को फॉलो करते हुए यहाँ से चुपके से आया था, स्लोली और स्मूथ और तेजी से यहाँ पे आया था। हथौड़ी ये कहते वक्त वो अपने कुनाई निकालता है और उसे घुमाने लगता है और हाथ में पकड़ते हुए निंजा का स्टैंड लेते हुए कुनाई को पकड़ता है और अब मैं यहाँ पे तुम्हें किल कर दूंगा। उसके बाद सुन के हिबरी को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो परेशान होता है और मन में कहने लगता है, शिनोबी यूनियन ऑर्डर, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये बंदा जिसका नाम निंजा हथौड़ी है, ये आखिरकार है कौन? उतने में हथौड़ी अपने जगह से कूदता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसे आता हुआ देख के हिबरी हैरान हो जाता है और उसे ही देखने लगता है। हथौड़ी जैसे हवा में रहता है, हिबरी की तरफ दो चीज फेंकता है। तो जो चीज रहती है वो घूमते घूमते हिबरी की तरफ जा रही होती है और अपना हथौड़ी कहने लगता है, मैंने इसे खुद बनाया है, ये ई सीसास है। हिबरी उसे अपने पास आता हुआ देख के परेशान होता है। दूसरी तरफ हथौड़ी अपने हाथ से हैंड साइन करने लगता है उसे कंट्रोल करने के लिए। अभी हथौड़ी कहता है, एक्सप्लोजिव स्मोक ट्यूब। जैसे ये कहता है और लास्ट वाला हैंड साइन करता है, उतना में ही वो दोनों ट्यूब ग्राउंड पर फट जाती है और स्मोक होता है। वहाँ पे हथौड़ी की तरफ दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है, स्मोक स्टाइल, स्मोक पॉइजन। ये कहकर वो स्मोक को कंट्रोल करता है और हिबरी की तरफ छोड़ देता है। हिबरी उन स्मोक को आता हुआ देख के काफी हैरान होता है। जैसे वो स्मोक हिबरी के करीब जाता है, उससे भवंडर की तरह उसको घेर लेता है। हिबरी अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, चेहरे की तरफ, और कहता है, ये स्मोक मेरे काफी करीब आ रहा है। हिबरी उस स्मोक में फंसा हुआ होता है। उतने में उसे साइड में कुछ दिखता है तो उधर देखने लगता है। हथौड़ी उस स्मोक को कंट्रोल करते हुए उसके अंदर ही छुप जाता है और कुनाई से हिबरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर हिबरी कहने लगता है, आखिरकार वो मुझ पे अटैक क्यों कर रहा है? ये कहते वक्त उसके पैर के नीचे एक पाइप रहती है, उसे टच हो जाता है, इसलिए वो अपना हिबरी उसको उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकता है। जैसे पाइप को हाथ में लेता है, जिस डायरेक्शन से हथौड़ी का अटैक आ रहा होता है, उतने में ही उस अटैक को रोकने के लिए अपने पाइप से स्विंग करता है। हिबरी कहने लगता है, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बार मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं करूंगा। ये कहकर हथौड़ी के अटैक को उसने डिपेंड कर लिया होता है। उतने में हिबरी की तरफ दिखाते हैं जो परेशान होकर थोड़ा सा दांत पीसने लगता है अपने, उसे भी परेशानी होने
लगती है उसे डिफीट करने के लिए। दूसरी तरफ हथौड़ी उसको देखता है और हैरान होता है क्योंकि हथौड़ी का कैमोफ्लेज लगभग फ्लॉलेस था। जो निंजा होते हैं वो कैमोफ्लेज का उपयोग करते हैं। वो लोग आम नागरिक बन के कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि घुसपैठ, जासूसी, असैसन। मिशन को पूरा करने के लिए कभी कभी वो लोग कमजोर या होमलेस बन जाते हैं। इसके अलावा वो कभी कभी राइटियस एंड भरोसेमंद बन जाते हैं। अपने असली इरादों को छुपाते हुए एक पब्लिक फेस बनाकर वो रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाते हैं और वो फिर अचानक से वो अपने नुकीले दांत दिखाते हैं। कुछ मोमेंट पहले तक वो वीक होने का एक्ट कर रहा था और उसके पीछे छुपा था। ये सोचकर हैरानी होती है कि वो इतने तीखे जानलेवा इरादों के पीछे छुपा था। वो एक मास्टर है। कैमोफ्लेज निंजा की एक फाउंडेशन और सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। इसके माध्यम से हिब्री ने हथौड़ी के स्किल को अपार ऊंचाइयों को पहचाना। ऐसा हो सकता है कि इस एरा में भी निंजा हर जगह पे छुपे हुए हैं। ये बात सोचकर हिब्री थोड़ा परेशान होता है। उतने में ही हथौड़ी कहने लगता है, क्या तुमने सोचने की क्षमता लॉस्ट कर दी है? ये कहकर हथौड़ी अपने मुंह से स्मोक निकालने लगता है हिब्री की तरफ। वो स्मोक हिब्री के चेहरे की तरफ जाता है। तभी हिब्री परेशान होता है। अपनी एक हाथ खोलने के बाद कहने लगता है, ये तो स्मोक है, डैम। इसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। उतने में हथौड़ी अपना अटैक करता है उसके पैरों के ऊपर। हथौड़ी ने अपनी कुनाई हिब्री के पैर के ऊपर घुसा दिया होता है। हिब्री जो दर्द के मारे अपने दांत पीसने लगता है। उसे काफी दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो परेशान होता है, अपने दांत पीसता है और फिर उस जगह से बैक जंप मारते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। हथौड़ी ये देख के तो पहला हैरान होता है और फिर स्माइल करने लगता है। स्मोक को कंट्रोल करके हिब्री की तरफ ही कर देता है और कहने लगता है, ये एक स्मोक की जेल है, अब तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। ये कहकर हथौड़ी स्मोक में घुल मिल जाता है। ये बात सुन के हिब्री परेशान होता है और कहने लगता है कि क्या कहा। तभी उतने में हिब्री के हाथ में जो डंडा होता है उसे भी वो खींच लेता है अपने ओर। इसलिए हिब्री परेशान होकर हथौड़ी से कहता है, मेरा तुमसे फाइट करने का कोई इरादा नहीं है, तो मुझे बताओ तुम ये क्यों कर रहे हो। हथौड़ी की तरफ दिखाते उस स्मोक में घूमते हुए कहने लगता है, इस समय इस जेल में एक खतरनाक निंजा है, एक सीरियल किलर के आसपास मंडराना। मैं उस सीरियल किलर का पीछा कर रहा हूँ जिसे मैं हंट करना चाहता हूँ। ये कहते वक्त हथौड़ी उसके तरफ घूर के देखने लगता है। हथौड़ी की बात सुन के हिब्री उसके तरफ देखने लगता है और उसे ढूंढता है और कहता है मन में, उसने अपने प्रेजेंस को अच्छी तरह से छुपा लिया है। हथौड़ी जो हिब्री की तरफ देख रहा होता है उसकी सांस भी आ रही होती है कि नहीं पता नहीं, पर इसलिए अपना हिब्री उसकी तरफ दूसरे साइड में देखने लगता है। जो स्मोक स्टाइल है वो फायर स्टाइल का ऑपोजिट एप्लीकेशन है। एक चुपचाप हत्या करने वाला जो छुपकर किए जाने वाले जिट्सु में माहिर है। हिब्री की ये बात सुनने के बाद हथौड़ी कहने लगता है, चुप रहो, शिरोनेन में रजिस्टर किए बिना यह तो बहुत सस्पेक्ट लगता है। हथौड़ी को लगता है कि अपना हिब्री सीरियल किलर है। उसकी बात सुनने के बाद हिब्री कहने लगता है उससे, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आई स्वेयर, मैं तो केवल इस बार शांति से जीना चाहता हूँ। हिब्री की ये बात सुन के हथौड़ी कहने लगता है कि है एक पीस, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, तुम झूठे हो जो शांति से जीना चाहता है। ये कहने के बाद हथौड़ी अपने स्मोक को कंट्रोल करता है और उससे वो दो हाथ बनाता है और हिब्री के पैर को पकड़ने के लिए जाता है। हथौड़ी ने अपने स्मोक को कंट्रोल करते हुए चार हाथ को बना लिया होता है और उसने उससे हिब्री के दोनों पैर को जकड़ लिया होता है। उसको जकड़ने के बाद कहता है, मैं हासेसन के रूप में वर्क नहीं कर रहा होता। हिब्री ये देख के परेशान होता है और अपने दांत पीसते हुए कहने लगता है, क्या एक स्मोक क्लोन? उसके हाथ सिर्फ हिब्री अपने क्लोन के पास देख ही रहा होता है। उतने में ही दूसरी तरफ से स्मोक से हथौड़ी ने अपने बहुत सारे कुनाई को हिब्री के तरफ फेंक दिया होता है। हथौड़ी कहने लगता है, अब मरो इधरी। सभी कुनाई हिब्री की तरफ बड़े तेजी से बढ़ रहे होते हैं आगे के ओर। हिब्री उन कुनाई को अपने तरफ आता हुआ देखता है, हैरान होता है क्योंकि वो अपने जगह से हिल नहीं सकता। उन क्लोन ने उसके पैर को पकड़ लिया होता है। तभी उतने में हिब्री कहने लगता है, डैम इट, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, तो सचमुच ये ऐसा ही है। ये कहकर हिब्री अपने आंखें बंद कर लेता है और ध्यान लगाने लगता है। हिब्री को ऐसा करते हुए देख के हथौड़ी जो स्मोक में घूम रहा होता है वो भी स्मोक से निकलते हुए बाहर हिब्री की तरफ देख रहा होता है और हैरान होता है कि ये क्या करने वाला है। दूसरी तरफ हिब्री अपना जहाँ पे खड़ा रहता है, कुनाई उसके ठीक थोड़े से नजदीक पहुंच चुकी होती है गर्दन के यहाँ पे। कुनाई उसके गर्दन तक ठीक पहुंचने से पहले ही हिब्री ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। इसका ये मतलब था कि उसने सत्य को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ एक स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा मौजूद है। यही फैक्ट जो दर्शाता है ये कितना शर्मनाक है। देख सकते धीरे धीरे हिब्री के गर्दन के ऊपर वही उसके गर्दन के ऊपर ग्रीन टैटू आने लगते हैं। सेनगोकू युग के 500 साल बाद यह पीसफुल दुनिया ये भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। ये कहकर हिब्री अपने आंखें खोलता है, अपने पावर को अवेक कर लेता है शिनोबी टैटू, जिसके वजह से उसके बॉडी में से ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है। जितने भी वहाँ पे नाइफ थे जो हिब्री के करीब जा रहे होते हैं, हिब्री अपने पावर को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है सन गोकू एरा कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये कहकर हिब्री अपने चारों तरफ एनर्जी से सील बनाकर जो कुनाई उसके तरफ आ रहे होते हैं उसे तोड़ देता है। हथौड़ी जो स्मोक के अंदर छुपा रहता है वो हिब्री की तरफ देख के काफी हैरान होता है। इसमें
कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हथौड़ी एकदम स्टप खड़ा रह गया। अपने स्मोक के जरिए हथौड़ी अपने एनिमे के मूवमेंट के ऊपर नजर रख सकता है। बॉडी से निकलने वाली हीट या उसका वजन, शॉर्ट में कहूँ तो वो कहाँ पे खड़ा है ये महसूस भी कर सकता है। इससे उसे कोहरे में हाइड एंड सीक के खेल में पूरा एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन जैसे हिबरी ने अपने निंजा स्किल का प्रदर्शन किया, उसके वजह से हथौड़ी को उसकी प्रेजेंस भी सेंस नहीं होती। हथौड़ी उसके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाता और इसलिए वो स्मोक में देखने लगता है। हिबरी के निंजा स्किल के वजह से उसे खाली स्मोक ही दिख रहा होता है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। हथौड़ी हिबरी को ढूंढ रहा होता है उस स्मोक में। हिबरी स्मोक को कंट्रोल करते हुए एक बड़ा सा इल्यूजन बना देता है अपने जैसा ही। हिबरी के इल्यूजन के सामने हथौड़ी से एक सीधी सा चूजा दिखने लगता है। उस इल्यूजन को देखते हुए हथौड़ी कहने लगता है, ये तो बहुत विशाल है, धत तेरी की, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसकी प्रेजेंस इतनी विशाल है कि मैं उसकी लोकेशन का सटीक अनुमान भी नहीं लगा सकता। ये कहकर वो परेशान होकर हिबरी को ढूंढने लगता है। कभी दाएं देखता है, कभी बाएं, और कहने लगता है हिबरी आखिर है कहाँ पे। अभी उतने में अचानक से हिबरी स्मोक से निकलने के बाद उसके हाथ में कुनाई रहती है। वो हथौड़ी के गर्दन पे पॉइंट आउट करता है। ये देखकर हथौड़ी काफी हैरान होता है, अपने दांत पीसने लगता है। उतने में हिबरी हथौड़ी की तरफ देखता है और कहने लगता है, मैं जीत गया। हिबरी ये सुन के काफी हैरान होता है और परेशान भी, उसे कुछ समझ में नहीं आता। हिबरी जो अपने हाथों की तरफ कुनाई को देखता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें यहीं पे मार डालता। मुझे सचमुच इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इस एरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। हिबरी की ऐसी बातें सुन के हथौड़ी परेशान होता है और कहने लगता है, इस एरा तुम हो कौन? हथौड़ी की बात सुन के हिबरी कहता है, मैं निंजा गोकू, ऐसा लगता है कि मैं रिकार्डिनेट हुआ हूँ दिस टाइम। बात सुन के हथौड़ी परेशान होता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है गोकू से? उसकी बात सुन के हिबरी उसके करीब जाता है और उसे देखने लगता है। हिबरी अपना कुछ सोचने लगता है। सोचने के बाद उस कुनाई को गोल घुमाने लगता है और कहने लगता है, वेल यही पूरा मामला है। हिबरी की ऐसी बातें सुन के और उसे छोड़ता हुआ देख के हथौड़ी तो काफी हैरान होता है। मुंह खोल के बड़ी बड़ी आंखों से उसके तरफ देखने लगता है, क्योंकि हिबरी उसे छोड़ देता है और वहां से जाते हुए कहने लगता है उससे, तुम्हें कुछ बातें मुझे बतानी होगी, जैसे कि शुरुआत के लिए अच्छा खाना कहाँ मिलता है। हथौड़ी परेशान होकर उससे जाता हुआ देखता है और मन में कहता है, गोकू अगर ये सच है तो ये बिल्कुल पागलपन है। ये कहकर हथौड़ी भागते हुए हिबरी के पास जाने लगता है। वहाँ पे एक मेंढक रहता है, उन्हें जाता हुआ देखता है और स्माइल करने लगता है। ऐसा लगता है कि ये भी कोई निंजा रहेगा, किसी का स्किल रहेगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये सब कुछ देख लिया होता है। थोड़ी देर के बाद हमें बर्गर किंग कैफे को दिखाया जाता है। उसके अंदर हमारे दोनों कैरेक्टर रहते हैं और अपना हिबरी कहने लगता है पोस्टर का कागज देखते हुए, क्या यही एक्चुअली में फूड है? हिबरी की बात सुनने के बाद हिनाटा कहने लगता है कि यस, इसे हम हैमबर्गर कहते हैं। किंग बर्गर के इधर एक काउंटर पे लड़की खड़ी रहती है। उसे पटाने के लिए हिनाटा अपना मोबाइल निकालता है और कहने लगता है, प्लीज एक्स्ट्रा चीज मार के बर्गर दे देना, और ऑल्सो क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? काउंटर वाली लड़की भी हंसते हुए कहने लगती है, नहीं यार नहीं दे सकती। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो अपने खाने को लेता है और सीटी मारते हुए वहां से जाने लगता है। पीछे साइड हिबरी चलते हुए उस खाने को देखता है और कहने लगता है, मैंने कभी ऐसे रंग का खाना नहीं देखा। फिर वो दोनों पे जाके अपने चेयर पे बैठते हैं और हैमबर्गर को उसका रैपर खोलते हैं और खाने लगते हैं। हथौड़ी जैसे ही एक बाइट लेने जाता है, हमारा हिबरी उसकी तरफ देखता है परेशान होकर। जैसे ही वो हैमबर्गर का एक बाइट खाता है हथौड़ी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम स्माइल भरा रहता है, मतलब एकदम अच्छा टेस्ट उसका। ऐसा उसका एक्सप्रेशन देखकर हिबरी अपना पहले तो उसे सूंघने लगता है और फिर उसके पास देखता है। फिर उसके बाद वो एक बाइट लेता है। जैसे ही वो एक बाइट खाता है, काफी हैरान होता है और कहने लगता है, क्या डिलीशियस है। बर्गर को खाते हुए हथौड़ी इंफॉर्मेशन देने लगता है हिबरी को। वहाँ पे हमें निंजा का सिंबल दिखाया जाता है। हथौड़ी कहता है, आमतौर पर इसे सिरोइन नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय के निंजाओं को अपने एरिया में घुसपैठ करने से पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे वायलेंस, नारकोटिक, फायर आर्म्स और धारदार हथियार, याकुजा के आपसी झगड़े और इसी तरह की अन्य घटना, वो लोग सीक्रेट रूप से अंडरकवर की उन घटनाओं को संभालते हैं जिन्हें पुलिस भी छू नहीं सकती। यहाँ पे निंजुत्सु का उपयोग करने के लिए शिनोरेन लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। हम शिनोरेन में हर एक एप्लीलेंट निंजा का चेहरा याद रख सकते हैं। तो क्योंकि तुम्हारा नाम रजिस्टर में नहीं था मास्टर गोको, हमने आपको एक संदिग्ध निंजा समझा था। हिबरी की तरफ दिखाते हैं जो मस्त फ्रेंच फ्राइज खा रहा होता है, उसकी बात सुन रहा होता है। उतने में ही हथौड़ी हिबरी के सामने झुकता है और कहने लगता है, आई एम ट्रूली सॉरी। हिबरी खाते हुए ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है, वेल कोई बात नहीं, मुझे पैर पे चाकू लगा है, तुरंत ही हील हो जाएगा। हिबरी फ्रेंच फ्राइज को खाते हुए कहने लगता है, तुम्हारा ओवर रिएक्शन। हथौड़ी जो परेशान होता है और कहता है, मैंने आपको चाकू मारा था, क्या वो तुरंत ठीक हो जाएगा? ये सोचकर वो काफी ब्लश करने लगता है और कहने लगता है, वाह ये तो बहुत आकर्षक बात है। गोको नाम हिस्टोरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा का है, मैंने तो उसके बारे में सुना भी है।
ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वही महान महान हस्ती मेरे आंखों के सामने बैठा है। ये कहते हुए हथौड़ी गोकू की तरफ देखने लगता है, लेकिन गोकू मस्त में अपने फ्रेंच फ्राइज को खा रहा होता है, उसे खत्म कर दिया होता है। उसे देखकर हथौड़ी शर्माते हुए कहने लगता है, लेकिन मैं उसे ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट तो स्मॉल ट्रेमर की इमोशन होती है। अगर उसे लगता है कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। ये कहकर हथौड़ी हिब्री की तरफ देखता है और कहने लगता है, फिर भी रीइंकार्नेशन एक अनबिनेबल बात है ना मास्टर गोकू? क्या तुम भी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो? हथौड़ी की ये बात सुन के हिब्री सोचने लगता है और कहता है, ये मेरा जुत्सु नहीं है। हिब्री उस बंदे को याद करता है और कहता है, क्या इसका कुछ संबंध उस वन आइस वाले निंजा से, जुत्सु से हो सकता है? गोकू ये कहते हुए हथौड़ी के करीब जाता है और कहने लगता है, और ये हिब्री है। गोकू को इतना करीब आते हुए हथौड़ी ब्लश करता है और परेशान भी होता है। गोकू आगे कहने लगता है, गोकू मेरा ओल्ड नेम है, अब से मैं हिब्री हूँ। मैं एक नया जीवन जीना चाहता हूँ, एक नए नाम की तरह। हिब्री की ये बात सुन के हथौड़ी तो उसके तरफ देखता है और कुछ कहता नहीं। हिब्री के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जो काफी कूल लगता है, ग्लो करने लगता है। यह हथौड़ी का देखने का नजरिया रहता है। हिब्री हथौड़ी से कहता है, फॉर्मेलिटी छोड़ दो, हम दोनों लगभग एक ही एज के हैं, है ना? हिब्री का ऐसा फेस रहता है, लेकिन हथौड़ी के नजरिए से वो एकदम कूल दिखता है, स्माइल कर रहा होता है। हिब्री को देखकर वो ब्लश करता है और अपने आंखें बंद करता है और कहने लगता है, यस सर। हथौड़ी अपने आप को संभालते हुए खांसता है और कहता है, तो ठीक है, मैं खुलकर बोलूंगा। मैं आपसे कैजुअली होके बात करूंगा, और एक वजह से जिसके कारण मैंने आपके ऊपर हमला किया। हिब्री हथौड़ी की बात सुन के हिब्री कहने लगता है, तुम्हारा मतलब उन बदमाश निंजाओं से है ना? नॉर्मली तौर पर निंजा आम लोगों के सामने अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करते। शिनोरियन नियम के अनुसार फॉरबिडन रूप से निंजुत्सु का इस्तेमाल करना भी सख्त मना है, लेकिन हाल ही में निंजा खुलेआम सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं। बात सुन के हिब्री चौंकते हुए उसके तरफ देखने लगता है। हथौड़ी आगे कहता है, पहली घटना 1 महीने पहले हुई थी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। ये घटना हमेशा बरसात के दिनों में ही घटित होती है। पूरी सिटी पुलिस कर्मियों से भरा हुआ था। उनकी निगाहें पैनी नजरों से घूर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्यावरण मंत्री शहर के दौर पर थे। अपना काम खत्म करने के बाद मंत्री जी सिगरेट पीने के लिए एक सुनसान गली में घुस गया। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से तंबाकू उद्योग का विरोध किया, फिर भी वो कभी स्मोक करना नहीं छोड़ सके, इसलिए वो छुपकर ऐसा कर रहा था। गली के दोनों छोर पर एसपीजी द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित कर लिए गए थे और अभी तक एसपीजी कमांडर पीछे की तरफ देखते हैरान होकर। मिनिस्टर चिल्लाते हुए उनकी ओर आ रहा था और उसका चेहरा कोड़ियों से भरा था, जैसे कि आई पिक्चर देख रहा हूँ मैं कहीं। उस पिक्चर में और डायलॉग है ना, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा। उनके चेहरे पर ये देख के एसपीजी कमांडर काफी हैरान होते हैं, उनकी तरफ देखने लगते हैं। मिनिस्टर अपने चेहरे पे हाथ लगाने लगता है और ग्राउंड पर बैठ जाता है। मिनिस्टर ग्राउंड पे गिरते हुए देखते हैं तो एसपीजी भागते हुए कहने लगता है, मिनिस्टर ठीक तो हो ना? तभी वो मिनिस्टर अपना सर उठाता है, वो फोड़िया और भी बड़ी होने लगती है और लाल लाल हो जाती है। तभी वो मिनिस्टर का चेहरा भी फट जाता है, मानो किसी ने काला जादू कर दिया है। उसके चेहरा फटता है, खून ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। भाई लोग, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं था, इसलिए मैंने जो कहा वो वही था। मेरी बात सुनने के बाद हिब्री थोड़ा सोचने लगता है। हथौड़ी तभी कहने लगता है आगे, जब उन्होंने बॉडी का एनालाइज किया तो उन्हें घातक जहर का पता चला और तब से शहर में पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबकी मौत बिल्कुल उसी तरह होती जा रही है, महिला और बच्चे, कोई अपवाद नहीं है। हालांकि इसे जनता से छुपाया जा सकता है, बेशक। ये कहते हुए हथौड़ी गुस्सा करता है और उस कैन को मोड़ देता है। सुरक्षा घेरा को तोड़कर मिनिस्टर को जहर पिलाने के लिए घुसपैठ करना, ऐसा कारनामा तो सिर्फ एक ही निंजा कर सकता है। मैं उस कमीने को ढूंढकर मार डालूंगा। इस सिटी की रक्षा करने वाले के रूप में यही मेरा मिशन और मेरा कर्तव्य है। हिब्री उसको इतना गुस्से में उसके तरफ देखने लगता है। उसको परेशान देख के ये कहने लगता है, ये निंजा हथौड़ी है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। हिब्री ये मन में सोच रहा होता है। हथौड़ी का ध्यान हिब्री की तरफ जाता है और उसे आवाज देता है, हिब्री, इस बर्गर की दुकान में बैठे हुए ग्राहकों को देखो। ये बात सुन के हथौड़ी की ये बात सुन के हिब्री पीछे की तरफ देखने लगता है, उन कस्टमरों की तरफ। उन्हें हमारी जरा सी भी परवाह नहीं है। हर कोई पीस से अपनी जीवन जी रहा है। वो लोग सोचते हैं कि इतिहास या कल्पना के पात्र मात्र है और इसे ऐसा ही होना चाहिए। अगर उन्हें पता होता कि असैसन ठीक उनके बगल में है, उनके ऊपर घात लगा के बैठे हैं, इसमें केवल सामुदायिक भय पैदा होता है। अंडरवर्ल्ड के लोग अंडरवर्ल्ड में ही रहते हैं। हम चुपचाप रह के शांति से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। यही वो शांति है जिसने इस देश को बहुत लंबे समय तक कायम रखा है, लेकिन अभी उस शांति को खतरा है। हिब्री पीछे की तरफ देखने लगता है। हथौड़ी कहता है, हिब्री, मैंने तुम्हारी क्षमताओं को देख लिया है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या तुम मुझे पॉइजन का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का पता लगाने में मदद करोगे? क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम शांति से जीना चाहते हो? अगर ये सच है तो तुम चुपचाप खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकते। हथौड़ी की बात सुन के हिब्री उसके तरफ देखने लगता है। उसकी बातों को याद करते हुए वो कुछ सोचने लगता है और मन में कहने लगता है, हमेशा इस बारे में
सोचूं तो मैंने मैंने अपना पूरा जीवन लॉर्ड के ऑर्डर को फॉलो किया है। यह कहकर हिब्री अपने आंखें बंद करता है और कहता है आगे, अब मुझे जिस लॉर्ड की आज्ञा माननी चाहिए, जिसका मुझे उन्हें फॉलो करना चाहिए, आखिर वो है कौन। हिब्री अपने लॉर्ड को याद करता है, उनकी बातों को याद करता है। उसका लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहने लगता है, सन गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे देखो, मेरे सपने को, एक पीसफुल वर्ल्ड। अपने लॉर्ड की बातों को याद करते हुए हमेशा लॉर्ड की यही मांग थी, एक पीसफुल वर्ल्ड जहाँ पे शांति हो। ये सोचकर हिब्री अपने आंखें खोलता है और हथौड़ी से कहने लगता है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दूंगा। हिब्री की ये बात सुन के हथौड़ी खुश होता है, उसके करीब जाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, तुम्हारे आसपास होना ऐसा लगेगा कि 100 बंदे आसपास है। ये कहकर हथौड़ी अपना मोबाइल निकालता है, ठीक है, सबसे पहले तुम अपना मुझे नंबर दे दो, मैं तुम्हारे लिए शीरेन में संपर्क करूंगा। हिब्री परेशान होकर कहने लगता है, क्या नंबर मेरा? ये बात सुनकर हथौड़ी कहने लगता है, अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा स्मार्टफोन क्या है। ये देख, ये डिवाइस को स्मार्टफोन कहते हैं, देख ले। हिब्री उस फोन को देखते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालता है और स्मार्टफोन को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि क्या यही है? हथौड़ी उस फोन को लेते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है, यही है, और मोबाइल को ओपन करता है। वैसे ही उसे कुछ तो दिखता है, इसलिए वो कहने लगता है, व्हाट, ये क्या है? स्क्रीन के वॉलपेपर पे एक लड़की रहती है, उसके लाल बाल रहते हैं, उस लड़की का नाम यूई रहता है। 240 बार उसने अपने हिब्री को कॉल किया होता है। 240 मिस कॉल देख के हथौड़ी काफी हैरान होता है और हिब्री से कहने लगता है, आखिरकार ये लड़की है कौन? तुम्हें 240 बार मिस कॉल कैसे दे सकती है? हिब्री को तो कुछ भी पता नहीं रहता आखिरकार ये है कौन। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें हिब्री के घर को दिखाया जाता है, जिसके बिल्डिंग के बाहर वही रेड बालों वाली लड़की रहती है, यूई। अपना लोंडा मस्त उसके तरफ आता है चलते हुए। यूई हिब्री को देखकर कहने लगती है, तुम लेट हो गए, तुम कहाँ पे थे? ये बात वो गुस्से में हिब्री से कहती है। ये बात सुन के हिब्री थोड़ा परेशान होता है और कहने लगता है, ओ मैं आई एम सॉरी। तभी उतने में यूई बच्चे की तरह हरकतें करने लगती है और कहने लगती है, मैं इतने दूर से आई हूँ और तुम मुझे इंतजार करवा रहे हो, जल्दी करो, मेरा बैग उठाओ और मैं तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल कर रही हूँ, जल्दी करो और डोर को खोलो, अपनी चाबियां जल्दी निकालो। यूई को ऐसे हरकतें करते हुए देख के अपना हीरो परेशान होता है और परेशान होकर कहने लगता है, ठीक है ठीक है। उतनी देर में यूई उसके करीब आती है और उसके चेहरे के पास सूंघने लगती है। सूंघने के बाद वो कहने लगती है हिब्री से, तुम बर्गर किंग गए थे है ना? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हो और अभी से तुम हैमबर्गर जैसे जंक फूड खाने लगे, तुम्हें तो ये पता है ना तुम्हारे बॉडी के लिए ये पॉइजन है। पॉइजन शब्द सुन के अपना हीरो हैरान होता है और कहने लगता है, क्या पॉइजन? ये सोचकर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिब्री के मोबाइल में यूई का फोटो रहता है और हथौड़ी बताने लगता है हिब्री को कि ये यूई है, ये जो इमेज है वो तुम्हारी मदर है, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ऐसा मांगा में लिखा है, इसलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ। हथौड़ी आगे कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद तुम्हारी देखभाल करने के लिए उसे कहा गया था। लेकिन हथौड़ी के अरमान तो अलग ही है। यूवी का फोटो देख के उसे चुल मचती है और वो कहने लगता है मन में ही, अरे वाह, वो कितनी सुंदर है, क्या वो कोई मॉडल है या कुछ और? ये कहने के बाद हथौड़ी को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कह दिया, इसलिए हथौड़ी परेशान होता है, पर हिब्री को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो हिब्री कहने लगता है, आखिर मुझे करना क्या चाहिए? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? ये बात सुन के हथौड़ी कहने लगता है कि हाँ, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम अपने घर पे चले जाओ, तुम्हें अपना घर पता नहीं है तो एक चीज है जिसे हम गूगल मैप कहते हैं। हथौड़ी उसको सब कुछ बता देता है और फिर हिब्री की तरफ देखने लगता है और कहता है, वेल, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बी केयरफुल, ध्यान से, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि कौन निंजा हो सकता है। हथौड़ी की ये बात सोच के कहानी प्रेजेंट में आती है। अपना हिब्री उसके तरफ ही देख रहा होता है, यूवी की तरफ। यूवी घर पे जाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगती है। हिब्री यूवी की तरफ देख रहा होता है, उतने में अचानक से वहाँ पे बारिश गिरने लगती है। हिब्री आसमान की तरफ देखता है और कहता है बारिश, क्योंकि सस्पेक्ट बारिश के टाइम पर ही मर्डर करने लगता है। हिब्री उसको इग्नोर करके अपना सामान सूटकेस उठाता है, लगेज। यूवी उसको आवाज देती है, हिब्री। यूवी की आवाज सुन के हिब्री कहने लगता है, यस यस मैं आ रहा हूँ, कमिंग। हिब्री ये कहकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उतने में ही हमें बारिश गिर रही होती है और उस नाले के ढक्कन को दिखाया जाता है। नाले का ढक्कन खुलता है और उसमें से एक वाटर वाला हैंड बाहर निकलने लगता है। क्या ये एक निंजा या किसी का निंजुत्सु है, ये आगे पता चली जाएगा। हिब्री की बिल्डिंग को दिखाते हैं, जिसके अंदर वो पैसेज में अपने रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यूवी आगे की तरफ जा रही होती है, अपना मेन कैरेक्टर उसे ही देख रहा होता है। हिब्री यूवी का लगेज लेकर आगे की ओर बढ़ता है तो मन में कहने लगता है, इसी का नाम यूवी है। हिब्री उसके बात को सोचता है, उसने क्या कहा था, ये तुम्हारे बॉडी के लिए पॉइजन है, ये तुम जानते हो है ना? हिब्री ये बात सोचकर उसके तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या उस पर सचमुच भरोसा किया जा सकता है? उतने में यूवी की तरफ दिखाते हैं, जो रूम के अंदर आ चुकी होती है और आजू बाजू देखने के बाद कहने लगती है हिब्री से, ये जगह एक्चुअली में काफी क्लीन है। यूवी की बात हिब्री सुनता नहीं, हिब्री का ध्यान खाली उस लगेज के ऊपर रहता है। वो कहने लगता है, मुझे जिस बात की चिंता है वो ये लगेज है, अगर सिर्फ इसमें कपड़े ही है तो ये इतना भारी क्यों है? ये बहुत अजीब बात है। हिब्री उन लगेज के पास देख रहा होता है। उतने में यूवी लगेज को हाथ
लगाने के लिए आगे बढ़ती है और हिबरी से कहने लगती है, अरे हाँ, मैं तो भूल गई, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लाई है। ये कहकर यूवी बैग खोलने लगती है। अपना हिबरी काफी सतर्क रहता है और उस बैग के तरफ ही देख रहा होता है और कहने लगता है, आखिर उसके अंदर है क्या। यह कहकर हिबरी ध्यान से उस बैग को देखने लगता है। उतने में यूवी उस बैग को खोल देती है। उसमें से एक स्मेल गंदी सी आने लगती है। हिबरी ने उस स्मेल को सूंघते हुए अपने नाक पे हाथ रखा होता है और हैरान होता है काफी। यूवी अंदर का सामान निकालते हुए कहने लगती है हिबरी से, आजकल तुम्हारे स्कूल में माहौल काफी खराब हो गया है ना, इसीलिए आखिरकार तुमने बिल्डिंग में से छलांग लगा दी है ना। अगर तुम अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को हराना चाहते हो। ये कहते वक्त वो अपने लगेज में से कुछ चीज निकालती है। हिबरी को दिखाते हुए स्माइल करती है और कहने लगती है, इससे तुम्हें निश्चित रूप से फायदा ही होगा। हिबरी उस पॉकेट को जैसे ही देखता है काफी चौंक जाता है और उसकी स्मेल भी गंदी आ रही होती है और कहने लगता है, ये पाउडर, अभी मुझे ये मत बताना कि ये पॉइजन है। हिबरी इससे परेशान हो ही रहा होता है। उतने में ही अचानक से उसके बड़े पैकेट निकालती है और कहने लगते है, टड़ा, ये प्रोटीन पाउडर है, इससे तुम्हारी बॉडी बन सकती है, इसमें विटामिन है। हिबरी ये देखकर परेशान होता है, कहता है प्रोटीन। यूवी काफी क्यूट लग रही होती है। वो कहने लगती है हिबरी से, तुम काफी ज्यादा वीक हो तब से, वाकई क्या हमारी मुलाकात 10 साल के बाद हो रही है। ये कहकर वो अपने लगेज में हाथ डालने लगती है। फिर से एक बार फिर से यूवी ने उसके लिए एक डंबल निकाला होता है, उसके सामने रख दिया होता है। उस डंबल को देखकर अपना हिबरी परेशान होता है। उसको पता नहीं आखिरकार ये है क्या। निंजा के एरा के टाइम पे ये डंबल बिम्बल कुछ नहीं थे। दूसरे साइड यूवी और भी जिम का सामान निकालते हुए कहने लगती है, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम काफी दुबले पतले हो, लेकिन यार तुम्हारे बॉडी में बिल्कुल भी मांसपेशियां नहीं है, इसलिए मैंने जिम से तरह तरह की चीजें खरीदी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बॉडी को ठीक से ट्रेन करो, नहीं तो तुम्हारी बिग सिस्टर चिंता के मारे सो नहीं पाएगी। उसकी बात सुन के हिबरी उन डंबल को उठा लेता है और परेशान होकर उसके पास देखने लगता है डंबल को, आखिरकार ये है क्या। हिबरी को परेशान देखकर यूवी कहती है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें इसका इस्तेमाल भी करना नहीं आता। इसलिए यूवी उसको दिखाने लगती है वो जो रोलर रहता है ना, जो ग्राउंड पर घसने मतलब अपना बॉडी को स्ट्रेच करने वाला रहता है, उसको दिखाते हुए उसको जम नहीं रहा होता है। वो भी परेशान होती है। वो कहने लगती है, आगे देखो इसे ऐसा करते हैं। दूसरी चीज भी दिखाते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है पर उसे बैंड नहीं कर पाती। हिबरी ये सब कुछ देख रहा होता है और कहने लगता है, ये देखते हुए एक एनिमी, इसको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता। यूवी के हाथ में जो हैंड ग्रिप होता है उसको दोनों हाथों से दबाते हुए परेशान होकर अपने दांत पीसती है और कहने लगती है, उफ, इसे एक हाथ से करना चाहिए था। हिबरी यूवी के पास देखकर उन सामान की तरफ देखता है और कहने लगता है वो हिबरी को लेकर चिंतित है। ये सब कुछ देखकर हिबरी यूवी से कहने लगता है, थैंक यू। यूवी जब ये सुनती है वो शर्माते हुए उस हैंड ग्रिप को उसके तरफ देखकर कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे मदर की बहुत आभारी हूँ, ये तुम्हें पता है ना। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी, तो इसलिए फिर से मरने के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए हिबरी को आंख मारती है। हिबरी ये सब कुछ देखकर खामोश खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कहता। हिबरी मन में सोचने लगता है, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं हिबरी नहीं हूँ। हिबरी उसको बताने के लिए उसको आवाज देता है, मैं हिबरी, लेकिन यूवी उबासी मारते हुए कहने लगती है, अरे यार मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, हमारा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ये कहते वक्त यूवी अपने ऊपर के कपड़े निकालने लगती है। यूवी काफी हॉट और उसके बड़े बड़े बुबड़े मौन दिख रहे होते हैं। ये देखकर हम लोग तो छोड़ो, हिबरी भी परेशान होता है। ये देखकर चौंक जाता है एकदम। सामने का नजारा काफी भारी होता है। यूवी अपने सभी कपड़े ऊपर की तरफ फेंक देती है और कहती है, मैं तुम्हारा शावर उधार ले रही हूँ, मेरे लिए एक तौलिया बाहर रख देना। ये कहकर वो तूफान की तरफ शावर की तरफ भागती है। हिबरी ये नजारा देख के वही स्टक हो जाता है। हिबरी ने जो नजारा देखा होता है, काश राइटर हमें भी वो नजारा दिखा देता। हिबरी जो परेशान होकर ब्लश करने लगता है और कहता है मन में, क्या पिछले 500 ईयर्स में ह्यूमैनिटी ने शर्म की भावना पूरी तरह से खो दी है। ये कहकर वो काफी ब्लश करने लगता है। उतने में हमें शावर का सीन दिखाया जाता है। ये मानवा का राइटर काफी भला मानुस है। उसने हिबरी को जो खुशी हुई है वो देखकर वही खुशी वो यूजर को देना चाहता है। राइटर तो काफी भला मानुस निकला। ये दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। हाँ समझ गया, तुम लोग तो कहोगे कि तुमने क्या किया है इसमें, ठीक है चलो मैं कर ही देता हूँ। एडिटर भैया जरा इसको बड़ा कर दो। अब तुम ये देखकर खुश हो गए होंगे तो प्लीज सबका साथ और सबका विकास करके चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो अपने सिंगल दोस्तों को भेज देना। यूवी अपनी शावर ले रही होती है। उसके कमरे के बाहर हिबरी ग्राउंड पर बैठकर मोबाइल देख रहा होता है। मोबाइल के स्क्रीन पर यूवी की तस्वीर रहती है। हिबरी यूवी की तस्वीर को देखकर कहता है, यूवी जो है हिबरी के मदर की पहचान वाली है। उसका अपीयरेंस एक ऑर्डिनरी सिविलियन जैसा है। हिबरी उस फोटो को देख ही रहा होता है। उतने में ही पीछे जोरदार बाहर की तरफ लाइटिंग कड़कने लगती है। उसकी आवाज सुन के हिबरी काफी हैरान होता है, इसलिए वो पीछे की तरफ उस लाइटिंग के पास देखने लगता है।
बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुन के हिब्री अपने घर के विंडोज के पास आता है और ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखता है। बारिश होने लगती है। उसे परेशान हुआ हथौड़ी का चेहरा याद आता है और वो कहता है, ये घटना हमेशा बारिश के दिनों में ही घटित होती है। हिब्री जो बारिश की तरफ देख रहा होता है वो कुछ भी नहीं कहता। राइटर बताने लगता है उसके वजह से हिब्री ने अपने सतर्कता बढ़ा दी होती है, मतलब गार्ड को हाई कर लिया होता है। बारिश जो है वो निंजा का मौसम है। ये कदमों की आवाज को दबा देता है और किसी के प्रेजेंस को भी छुपा देता है। ये घुसपैठ और हत्या करने को काफी आसान बना देता है। ये कहकर हिब्री पीछे की तरफ देखने लगता है और कहता है, यहाँ पे अंदर आने के लिए एक ही प्रवेश द्वार है। विंडोज की बात करें, मतलब खिड़कियों की बात करें, तो फर्स्ट फ्लोर पर 3 विंडो है और दूसरे फ्लोर पर 2 है। हिब्री हर दरवाजे पे और विंडो पे नजर रखता था, लेकिन यूवी की तरफ दिखाते हैं जो नहा रही होती है। शावर का पानी जहाँ से जाता है उस जाली के पास दिखाते हैं एक पानी का जैसा लिक्विड बाहर की तरफ आता है। वही लिक्विड आगे की ओर बढ़ते हुए अपना शेप लेने लगता है। यूवी के तो पता ही नहीं रहता, वो अपनी मस्त नहा रही होती है और लिक्विड जैसी चीज रहती है वो अपनी शेप लेने लगती है। वो ठीक यूवी के पीछे रहता है, ऐसे पोजीशन में रहता है। हर यूजर खुद को वहाँ पे इमेजिन करना चाहता है। राइटर कहने लगता है एनीमे आ गया एक ऐसी जगह से जहाँ पर हिब्री का ध्यान भी नहीं गया और उसको उस जगह का मालूम भी नहीं। यूवी दिखाते हैं जो शावर ले रही होती है, उतने में उसको भी ऐसा लगता है कि पीछे कोई है, इसलिए वो पीछे की तरफ हैरान होकर देखने लगती है। जैसे वो पीछे देखने के लिए घूमती है उसको कोई दिखता नहीं, इसलिए वो अपने बाल को सहलाने लगती है। लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पे नहीं होता, उसके पीछे के साइड में रहता है। वो चीज पूरा अपना शेप लेने के बाद एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। मॉन्स्टर मछली की तरह दिखता है यार, जो यूवी की तरफ देखकर अपनी जीभ चाटने लगता है। वो मॉन्स्टर यूवी के करीब आता है, अपने जीभ से उसके गाल को लीक करने लगता है। यूवी को पहले तो वो समझ में नहीं आता, फिर वो पीछे देखती है तो काफी हैरान होती है और चिल्लाने लगती है। वो मॉन्स्टर काफी डरावना दिख रहा होता है उसको। मॉन्स्टर यूवी के करीब जाने लगता है, उतने में हिब्री का एक पंच आता है और वो पंच सीधा मॉन्स्टर के चेहरे पे लगता है। वो मॉन्स्टर पानी जैसा लिक्विड रहता है, जिसके वजह से उस पंच से हिब्री का पंच उसके मुंह के अंदर चला जाता है। उस मॉन्स्टर का चेहरा तो काफी बिगड़ चुका होता है। हिब्री ने यूवी को बचा लिया होता है, उसे अपने गोद में पकड़ लिया होता है। यूवी हिब्री को वहाँ पे देखकर हैरान होती है और ब्लश करने लगती है। हिब्री को देख के ब्लश करती है, इसलिए उसका नाम लेती है हिब्री। दूसरी तरफ हिब्री उस मॉन्स्टर को देखने के बाद कहने लगता है उस मॉन्स्टर को इसका इम्पैक्ट नहीं गिरा। वो मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो हिब्री का पंच खाने के बाद सामने वाले दीवार पे ठुक जाता है और तो उसका शेप बिगड़ जाता है। हिब्री उसको देखकर मन में कहता है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी वाटर को पंच मारा है। उतने में हिब्री यूवी को टॉवेल देता है और पीछे की तरफ ढका देता है और कहने लगता है जाके छुप जाओ कहीं पे। यूवी की तरफ दिखाते हैं जो बीच में टॉवेल आता है, इसलिए हमें कुछ दिखता नहीं, इसलिए यूवी परेशान होती है और कहने लगती है कि ठीक है। यह कहकर यूवी बाथरूम से भाग जाती है। यूवी वहाँ से जाने के बाद अपना हीरो उस मॉन्स्टर के पास देखने लगता है। सामने वाले मॉन्स्टर की तरफ दिखाते हैं जो जेली के टाइप दिख रहा होता है, जैसे कि मारने के बाद नहीं कि बिखर जाते हैं वैसा। मॉन्स्टर आगे की ओर बढ़ते हुए अपना शेप लेने लगता है। जैसा जैसा शेप ले रहा होता है वो हिब्री के पास ही खड़ा रहता है। हिब्री जब ये देखता है कहने लगता है ये बंदा एक निंजा है। अरे ये तो मॉन्स्टर दिख रहा है, निंजा कैसे हो सकता है। मॉन्स्टर ने अपना शेप लेने के बाद वो हंसते हुए हिब्री की तरफ देखने लगता है। वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहने लगता है इम्प्रेसिव, तुमने मेरे घुसपैठ को देख लिया। हिब्री मॉन्स्टर की बात सुन के मॉन्स्टर से कहने लगता है तुम अपने किलिंग इंटेंट को छुपाने में बहुत बुरे हो। क्या तुम ही इस सीरियल घटनाओं के पीछे के कल्प्रिट हो? मुझे तुम्हारा इरादा और तुम्हें भेजने वाले का नाम भी बता दो। तभी उतने में मॉन्स्टर की तरफ दिखाते हैं जिसके छाती के अंदर एक मछली सी रहती है। वो मछली उसके छाती से बाहर आती है। मॉन्स्टर उसके तरफ देखकर कहने लगता है अरे ऐसा मत कहो, क्या तुम इसे सुन रहे हो? मॉन्स्टर की बात सुन के वो मछली फिर से उसके छाती में चले जाती है। मॉन्स्टर जो होता है उस मछली को अंदर जाने के बाद वो स्माइल करते हुए अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है और कहने लगता है यह आदमी तो बेवकूफ है, भला मैं उसे कभी ये बात बताऊंगा क्या? ये कहकर मॉन्स्टर उस मछली को सहलाने लगता है। तभी वो पानी वाला मॉन्स्टर अपने उंगली के ऊपर एक शेप बनाने लगता है और कहने लगता है हालांकि मैं इस पर विचार कर सकता हूँ अगर तुम मुझे वो लड़की को दे दो। उस मॉन्स्टर की यह बात सुन के हिब्री कहने लगता है व्हाट? मॉन्स्टर के तरफ दिखाते अपने उंगली पर यूवी का पूरा फिगर को अपेयर कर दिया होता है, जैसा कि उस मॉन्स्टर ने उसको नहाते हुए देख लिया होता है। जैसे ही मॉन्स्टर यूवी के फिगर को देखते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है कि मैंने उसे अपने इमेजिन में देखा है, उसके जैसे ह्यूमन मरने से पहले ठीक उसके निकलने वाले आंसू कितने स्वीट और डिलीशियस होते होंगे। ये कहकर वो यूवी के इमेज को अपने जीभ से लीक करने लगता है। उस मॉन्स्टर की बात सुन के हिब्री अपना कहने लगता है अच्छा ऐसा है, उससे पहले कि मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में होता है और उसके बॉडी में से वही ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है। मॉन्स्टर हिब्री की बात सुन के अपने फुल पावर को अनलिश करता है और उससे चमकती है रोशनी। मॉन्स्टर अपने असली रूप में आकर कहने लगता है ओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? पानी भी डरावना हो सकता है, ये तुम्हें पता है ना? मॉन्स्टर हिब्री के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है वाटर आर्ट फ्लूइड पोजीशन। ये कहकर वो अपने हैंड को ग्लास जैसा बनाता है और हिब्री की तरफ अटैक करने चलता है। हिब्री अपने करीब आता हुआ
देखकर हिब्री कहने लगता है, तुम्हारे फेस के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे दिल का क्या। ये कहकर हिब्री अपना एक पंच बनाता है और मॉन्स्टर की तरफ मार देता है। हिब्री ने जो पंच मारा था वो मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है। हिब्री ये देखता है कि उसका पंच आर पार हो चुका होता है। वो काफी हैरान होता है, अपने दांत पीसने लगता है। हिब्री ये देखकर कहता है कि क्या वो अपना पूरा बॉडी लिक्विड में बदल सकता है। दूसरे साइड मॉन्स्टर की तरफ दिखाते हैं, जो अपने हिब्री की तरफ देखता है और कहने लगता है। यह कहकर वो अपना पंच हिब्री के चेहरे के पास लेके जाता है। हिब्री उस पंच को आता हुआ देख के काफी हैरान होता है। मॉन्स्टर जिसने अटैक मारा होता है वो हंसते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके तुम्हारी सांस नलिका बंद कर दूंगा और तुम्हें दम घोटकर मार दूंगा। यह कहकर मॉन्स्टर अपने लिक्विड को हिब्री के मुंह के अंदर भेजने लगता है। हिब्री ये देख के काफी हैरान होता है। वो मन में कहने लगता है, ये बंदा ये मेरे बॉडी के अंदर घुसने वाला है। उस मॉन्स्टर को अपने बॉडी के अंदर जाते हुए देखकर अपने दोनों हाथ से उसे पकड़ने लगता है। मॉन्स्टर लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए वो उसको पकड़ नहीं पाता। इसलिए अपना हिब्री मन में कहता है कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता, ये तो बहुत बुरा है मेरे लिए, वो मेरे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। ये बात कहकर हिब्री काफी परेशान हो जाता है। उतने में हमें एलिमेंट के बारे में बताया जाता है। निंजुत्सु में 5 बेसिक एट्रीब्यूट है, फायर, वाटर, लाइटनिंग, अर्थ और विंड। एक निंजा जो इसने कठोर ट्रेनिंग किया है, इनमें से किसी एक ही बंदे को ये मिलता है। हालांकि दुर्लभ मामलों में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी एट्रीब्यूट अलग रहती है, जैसे कि हथौड़ी के पास है उसकी स्मोक स्टाइल जुत्सु। हथौड़ी की स्मोक स्टाइल जुत्सु ये 5 स्टार एट्रीब्यूट से निकली है। इस बीच गोकू ने किसी भी प्रकार की निंजुत्सु एट्रीब्यूट को नहीं दिखाया है। बुनियादी ट्रेनिंग को दोहराकर उसने केवल साधारण शारीरिक सुधार के माध्यम से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का टाइटल प्राप्त किया। दूसरे शब्द में कहूँ तो गोकू के निंजुत्सु में वो अपने ही भीतर के शरीर को हथियार बना के इस्तेमाल करता है। गोकू का फाउंडेशन खाली स्ट्राइक करना है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर का एक निंजुत्सु शरीर को तरल बना देता है। इसलिए ये दोनों के लिए भी खराब मुकाबला है। जैसे कि वो मॉन्स्टर गोकू के मुंह से उसके बॉडी के अंदर जाना चाहता है। मॉन्स्टर खुश होते हुए अपने लिक्विड को गोकू के मुंह से उसके बॉडी के अंदर जाने लगता है। ऐसा होते हुए देख के गोकू काफी हैरान होता है। गोकू मन में कहता है, ये बहुत बुरा है, मैं तो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मॉन्स्टर गोकू के बॉडी में घुस गया होता है। गोकू के शरीर के अंदर जाने की वजह से वो हंसते हुए जाने लगता है। हा 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 हंसते हुए अपनी जीभ को निकालता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर आ गया हूँ, अब तो तुम भाग भी नहीं सकते। बाहर के साइड हिब्री को दिखाते हैं, जो परेशान होता है और कहने लगता है, अभी नहीं, अभी नहीं। ये कहकर वो अपने एक पंच को कसने लगता है। उसके पंच के पास उसकी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। गोकू कहता है, अभी भी मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। गोकू के दिमाग में कुछ आइडिया बना होता है, इसलिए उसने अपना पंच को एनर्जी से भर के सामने वाले दीवार पे एक पंच मारता है जोर से। गोकू के पंच का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा रहता है, जिसके वजह से दीवार टूटने लगती है, क्रैक होती है। वहाँ दीवार टूटती है और एक गड्ढा बन जाता है। हिब्री ने एक स्पेशल किल का उपयोग करते हुए अपने निंजुत्सु पावर को अपनी मुट्ठी में फोकस किया और बाथरूम के वॉल को तोड़ देता है। हिब्री को ऐसा करते हुए देख के वो मॉन्स्टर काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हिब्री ने जो वॉल तोड़ा था उसमें से वो कूदते हुए बाहर की तरफ आता है। अंदर के साइड में जो मॉन्स्टर होता है हिब्री को ये करते हुए देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, व्हाट। हिब्री जिसने छलांग लगाई होती है वो ग्राउंड पर आके लैंड करता है। मॉन्स्टर उसको बाहर आता हुआ देख के कहता है आगे कि ये आखिर सोच क्या रहा है, ये बंदा इतनी जान लगाकर वो बाहर के साइड क्यों आया, क्या वो बेवकूफ है या फिर वो घुटन के कारण वो कंफ्यूज हो गया है। तेज बारिश के दौरान वो बाहर जाना, क्या इससे मुझे ही जबरदस्त फायदा नहीं मिला। ये कहकर वो हंसने लगता है। बाहर के साइड में हिब्री शांति से खड़ा रहने लगता है और अपने आंखें बंद कर लिया होता है उसने। उतने में हिब्री अचानक से अपने आंखें खोलता है और कहने लगता है उस मॉन्स्टर से, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बाहर आया था, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो यही तुम्हारे पास यही मौका है। हिब्री की ये बात सुन के वो मॉन्स्टर काफी कंफ्यूज होता है, आखिरकार क्या बोल रहा है ये बंदा इतना शांत कैसे है और इसके पीछे रहस्य क्या है। मेरी टेक्निक एकदम परफेक्ट लॉक है, दम घुटना तो एक समय की बात है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये कहकर मॉन्स्टर काफी परेशान होता है, पसीने से भीग जाता है, ऊपर की तरफ देखता है और कहता है रैन, बारिश। इसलिए वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, ये तो बस एक धोखा है। इतना कहने की देरी होती है, उसके लेफ्ट शोल्डर के यहाँ पे कुछ अजीब सा ही होता है और रोशनी चमकने लगती है। वहाँ पे मॉन्स्टर अपने लेफ्ट साइड में देखता है और परेशान होता है, दांत पीसने लगता है अपने। वो मॉन्स्टर ये देखकर कहने लगता है, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, तुम अपने कितने भी टेक्निक यूज कर लो। ये कहकर अपने लिक्विड को हिब्री के मुंह से बाहर निकालता है। उस लिक्विड के माध्यम से हिब्री के नाक और मुंह को बंद कर लेता है। उस लिक्विड ने हिब्री के पूरे चेहरे को ढक लिया होता है। हिब्री काफी मुश्किल में रहता है, उसे सांस भी नहीं आ रही होती है। हिब्री के अंदर साइड में मॉन्स्टर हंसने लगता है और अपना गुस्सा करते हुए कहने लगता है, बस दम घुट के मर जाओ, अपना गला फाड़ लो
और मर जाओ। हिबरी को सांस नहीं आता, वो ग्राउंड पर चिपकली जैसा गिर जाता है। ऊपर की तरफ देखकर अपनी एनर्जी को निकालने लगता है। हिबरी वहां से छलांग मारता है आसमान की तरफ। हिबरी की पावर ज्यादा रहती है, जिसके वजह से जहाँ से छलांग लगाई होती है वहां पे जमीन सेटर होने लगती है। हिबरी छलांग मारते हुए आसमान की तरफ जाता है। अंदर बैठा मॉन्स्टर भी काफी हैरान होता है, आखिरकार ये करने क्या वाला है। बाहर के साइड दिखाते हैं हिबरी ने जो छलांग मारी होती है वो सीधा जाके बिजली के तार को पकड़ लेता है। अंदर बैठा ये मॉन्स्टर देखता है और कहने लगता है आखिरकार ये कर क्या रहा है, ये तो बिजली की पावर है, सॉरी बिजली की लाइन है। बाहर के साइड हिबरी ने उन केबल को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से उसको करंट लगने लगता है। अंदर बैठा मॉन्स्टर काफी हैरान होता है और कहने लगता है 1 मिनट रुक जा भाई, तुम ये मत बताओ कि तुम ऐसा करने वाले हो। बाहर के साइड में हिबरी की तरफ दिखाते हैं, जो हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है। मॉन्स्टर की बात सुनने के बाद वो कहने लगता है हिबरी ये तो एक टेस्ट है, तुम कितना सह पाते हो सहन शक्ति की। यह कहकर हिबरी ने अपने जिस हाथ में एनर्जी को गैदर किया होता है उससे बिजली के केबल को काट देता है, 2 हिस्से में कर देता है और उस कटे हुए केबल को पकड़ लेता है, जिससे बिजली बहती है। इसके वजह से हिबरी को बिजली के करंट लगने लगते हैं। कभी किसी को करंट लगा होता है उसको ही पता रहेगा कि करंट कैसे लगता है। हिबरी के अंदर बॉडी में मॉन्स्टर की तरफ दिखाते हैं, जो चीख मार रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि अरे यार करंट लग रहा है। मॉन्स्टर को बिजली के इतने झटके लगते हैं जिसके वजह से उसने अपने लिक्विड पर कंट्रोल खो दिया होता है, इसलिए हिबरी के चेहरे के ऊपर जो लिक्विड था वो हट जाता है, गायब हो जाता है। बिजली की वजह से तो हिबरी को भी परेशानी होती है, वो अपने दांत पीसता है। तभी राइटर बताने लगता है बेशक हिबरी को पावर लाइन जैसे चीजों के बारे में पता होना कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन निंजा ऐसा सुपर ह्यूमन होता है जो नेचर की पावर को अपने बॉडी में समाहित कर लेता है। हिबरी के लेवल पर 5 बेसिक एट्रीब्यूट को स्वाद के और गन की तरह महसूस किया जा सकता है। इस अनफेमिलियर ब्लैक केबल के अंदर हिबरी ने स्मेल कर पता लगाया कि लाइटनिंग एनर्जी उसके अंदर से आ रही थी। उस लाइटनिंग एनर्जी से तो काफी दिक्कत हिबरी को भी होती है, पर उससे ज्यादा दिक्कत उस मॉन्स्टर को होती है। वो मॉन्स्टर भी चिल्लाते हुए कहने लगता है ये तो क्रेजी बास्टर्ड है। हिबरी जो लाइटनिंग एनर्जी अपने अंदर ले रहा होता है, लाइटनिंग एनर्जी ज्यादा वॉट के होने के वजह से हिबरी को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। वो अपने दांत पीसता है। बिजली के झटके के वजह से हिबरी अपना अनकॉन्शियस हो जाता है। हिबरी ऐसे ही लटका हुआ होता है हवा में। उतने में हिबरी के मुंह से उस मॉन्स्टर का लिक्विड बाहर की तरफ निकलने लगता है। हिबरी की भी आंखें खुल जाती है इसके वजह से। उतने में दिखाता है कि उसका लिक्विड नहीं, वो मॉन्स्टर खुद ही बाहर निकलने लगता है। उसकी हालत काफी बेकार हो जाती है। जैसे जैसे मॉन्स्टर बाहर की तरफ पूरा निकल जाता है, वो ऊपर से नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है धड़ाम करके। उसकी बॉडी का शेप बदला हुआ होता है, वो लिक्विड के फॉर्म की तरह रहता है। वो अपने पेट के बल ग्राउंड पर गिरा हुआ होता है। उसके बॉडी पे अभी भी लाइटनिंग चमक रही होती है। वो कहने लगता है इसका कोई फायदा नहीं, मैं अब इस निंजुत्सु को बरकरार नहीं रख सकता। मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला गया, मुझे यहाँ से एस्केप करना होगा, मुझे अपने बॉडी को वाटर में बदलना होगा। ये कहने के बाद वो मॉन्स्टर रेंगते हुए आगे जाने लगता है, लेकिन अपना गोकू ऊपर से नीचे लैंड करता है ग्राउंड पर। गोकू आगे बढ़ते हुए काफी कूल लग रहा होता है क्योंकि उसके बॉडी पे लाइटनिंग चमक रही होती है। गोकू आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर से कहने लगता है ऐसा लगता है बारिश भी रुकने वाली है। गोकू की बात सुन के वो मॉन्स्टर भी काफी हैरान होता है और गोकू की तरफ पीछे देखने लगता है। अपनी बड़ी सी जीभ निकालते हुए परेशान होता है और गोकू की तरफ देखने लगता है। उतने में ही गोकू ने उसके जीभ को पकड़ लिया होता है अपने हाथों से। यह देखकर मॉन्स्टर काफी हैरान होता है। गोकू की तरफ दिखाते हैं जो उसकी जीभ को पकड़ते हुए उसको ऊपर की तरफ उठा लेता है। गोकू उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है उस मॉन्स्टर से वाटर में खेलने का टाइम अब खत्म हो गया। यह कहकर गोकू अपने दूसरे वाले पंच में एनर्जी को गैदर करता है। मॉन्स्टर अपने बड़ी बड़ी आंखों से ये देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि गोकू ने अपना पंच को बना लिया होता है और उसके ऊपर मारने लगता है। गोकू एक पंच बनाकर सीधा उस मॉन्स्टर के छाती में ही मार देता है। हिबरी का पंच का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, मॉन्स्टर पंच खा के आसमान में उड़ने लगता है। पीछे जाके मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिर जाता है धड़ाम से। मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिरा हुआ होता है, उसमें से उसके बॉडी के अंदर से वही मछली बाहर की तरफ गिरती है। मॉन्स्टर को दिखाता है जो गोकू का एक ही पंच खाकर नॉक हो गया होता है। फिर गोकू की तरफ दिखाते हैं जो वहीं पे खड़ा रहता है। उतने में गोकू मछली की तरफ देखता है और उसे उठा लेता है अपने हाथों में। मछली जिंदा है कि नहीं ये देख रहा होता है। उतने में वो साइड में देखने लगता है। गोकू अपने घर के तरफ देख रहा होता है। गोकू उस ओल को देखते हुए कहने लगता है यार मैंने ही अपना घर तोड़ दिया। ये कहकर नेक्स्ट सीन में वो अपने घर में चला जाता है। गोकू की पूरी बॉडी दुखने लगती है, इसलिए वो आउच और कहने लगता है आउच, ये मेरी बॉडी, मैंने इसे निंजा स्किल से स्ट्रॉन्ग बनाया था। मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा था कि बिजली के इस लेवल से मुझे इतना नुकसान नहीं हो सकता। मैं काफी लकी हूँ, मेरा ओपोनेंट वाटर स्टाइल यूज करने वाला था जो लाइटनिंग के हमलों से कमजोर पड़ जाता है, वीक पड़ता है। अगर मुझे किसी टॉप टायर के लाइटनिंग स्टाइल वाले यूजर से मुकाबला करना पड़े तो शायद
शायद मेरे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं होगा, मुझे और भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, इसकी आवश्यकता है मुझे। यह कहकर गोकू अपने घर का दरवाजा खोलता है, रूम के अंदर जाते हुए अपने कमर के ऊपर हाथ लगाता है और राहत की सांस लेता है और कहने लगता है, ओ नहीं, मुझे वापस से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उतने में हमें अंदर के साइड में यूवी को दिखाते हैं, जो कपड़ों के अलमारी में एक साइड में छुप कर बैठी हुई होती है। उतने में दरवाजा खोलने का उसको आवाज आता है, इसलिए वो चौंकते हुए ऊपर की तरफ देखने लगती है। जब वो देखती है सामने की तरफ अपना हिबरी रहता है। हिबरी जब यूवी को देखता है तो कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो अभी? लेकिन यूवी कुछ भी कहती नहीं, जो परेशान होकर उसके कपड़े के पास देखने लगती है अपने हिबरी की तरफ। उसके कपड़े देखकर यूवी कहने लगती है, उसके कपड़े झुलस गए हैं, आखिर क्या हुआ होगा और वो आदमी है कौन? ये सोचकर वो कपड़े के अलमारी से बाहर निकलने लगती है। निकलते वक्त वो हिबरी को आवाज देने लगती है, क्योंकि हिबरी थोड़ा साइड में देख रहा होता है। जब वो हिबरी की तरफ देखती है, परेशान होती है और कहने लगती है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ये कहकर उठने जाती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा हिबरी के सीने पे जाके सर टकरा जाता है उसका। ये होते हुए देख के यूवी भी शर्माने लगती है और अपना गोकू भी काफी हैरान होता है। गोकू अपना परेशान होकर यूवी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यूवी की बॉडी बहुत कांप रही होती है, इसलिए यूवी कांपते हुए कहने लगती है हिबरी से, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मुझे तुम्हारे शोल्डर के सहारे की जरूरत है। हिबरी ये बात सुन के हैरान होता है, कहने लगता है, ओ श्योर। यूवी की तरफ दिखाते हैं, जो ब्लश करते हुए हिबरी की तरफ ही देख रही होती है और उसके दो बड़े बड़े गुलदस्ते अपने यूजर देख रहे होते हैं। इसलिए यूवी ये बात जानकर हिबरी के करीब चले जाती है। हिबरी जो उसको करीब आता हुआ देख के अपने से दूर करने लगता है, इसलिए यूवी उसके शर्ट को पिंच करती है और उसको अपनी तरफ खींचती है और कहने लगती है झुकते हुए, थैंक यू तुम्हारा मुझे बचाने के लिए। यूवी की ये बात सुन के हिबरी काफी हैरान होता है। हिबरी यूवी के पास देखकर ब्लश करने लगता है और फिर हिबरी यूवी को उठा लेता है और अपने कंधे पे ऊपर रख देता है। उसके साथ ये होता हुआ देख के वो काफी हैरान होती है और ब्लश भी करने लगती है। ब्लश करते हुए चिल्लाते हुए कहने लगती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी करो और नीचे उतारो। यूवी की बात सुन के हिबरी कहने लगता है, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे शोल्डर की सहारे की जरूरत है तुम्हें। हिबरी की ये बात सुन के उसको दिखाने लगती है कि कैसा करना था, देख साले ऐसा करना था तुझे, आमतौर पर लोग ऐसे ही करते हैं। हिबरी भी ये देख के परेशान होता है, इसलिए उससे नीचे रखता है और अपने शोल्डर को सहारा देता है। हिबरी कहने लगता है, ऐसे ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। यूवी होती है जो अपने टॉवल के ऊपर हाथ लगाती है और अपने दोनों मैंगो के पास देखकर शर्माने लगती है और साइड में देखने लगती है। यूवी साइड में देखकर अपने हिबरी से कहने लगती है, मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मैंने तुम्हें वीक कहा था, लगता है मैं ही गलत थी। वेल अब तुम ज्यादा ही क्यूट और थोड़े स्ट्रांग नहीं दिख रहे हो। यूवी ये बात कहकर ब्लश करने लगती है। उसकी बातें सुन के हिबरी उसके पास देखने लगता है और मुस्कुराता है। उतने में सीट शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हिबरी हथौड़ी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। हथौड़ी हिबरी से कहने लगता है, मुझे समझ आ गया, एक वाटर स्टाइल निंजा। ये बात सुन के हिबरी कहने लगता है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ देर तक जागने वाला है। दूसरी तरफ हथौड़ी ये सुन के कहने लगता है कि ठीक है, मैं निंजा यूनियन से कांटेक्ट करूंगा, उसे हिरासत में लेने के लिए एक बचाव दल तुरंत भेज दूंगा। ये बात सुन के हिबरी कहने लगता है, क्या इससे मदद मिलती है? निंजा का देखो कहीं भी चढ़ जाता है भाई। हिबरी उस फोन से वाटर स्टाइल वाले बंदे को, मतलब मॉन्स्टर जिससे बोल रहा था, उसे दिखाते हुए कहने लगता है, क्या ये वही सीरियल किलर है जिसके बारे में तुम हथौड़ी बात कर रहे थे? हथौड़ी उस बंदे को देखते हुए हिबरी से कहने लगता है, मुझे आश्चर्य है, उसका निंजुत्सु ये समझाएगा कि वो बरसात के दिनों में अचानक से अपेयर और डिसअपेयर हो जाता है। हथौड़ी की बात सुन के हिबरी उस मछली को भी दिखाने लगता है जिसको उसने ग्लास में रखा था। ये जो मछली है हथौड़ी, ये मेरी फाइटिंग देख रहा था, लगता है उसे किसी ने तो भेजा गया था वहाँ पे। हिबरी ने उस बंदे को अपने घर पे ही लाया होता है और बेड पे सुलाया होता है। हिबरी आगे कहता है, यही सबसे सही और स्वाभाविक परिणाम लगता है। हिबरी की बात सुन के हथौड़ी कहने लगता है, हो सकता है वो बंदा इस डिस्ट्रिक्ट के उत्पादन मचाने के लिए अन्य निंजाओं को खत्म करना चाहता होगा, यही पॉसिबिलिटी है। राज जानने का एकमात्र तरीका उससे पूछताछ करना ही होगा। हथौड़ी ये कहते हुए स्क्रीन में कुछ देखता है और काफी हैरान होता है और कहने लगता है हिबरी से, है हिबरी, तुम्हारे पीछे के साइड देखो। हथौड़ी को इतना हैरान होते हुए देख के अपना हिबरी पीछे तुरंत देखने लगता है। हिबरी भी ये देखकर हैरान होता है, वो अपने सीट से खड़ा रहता है। वो बंदा जो बेड पर लेटा हुआ होता है उसके करीब चोर आने लगते हैं, मतलब मेंढक आने लगते हैं उसके करीब। हिबरी को तो कुछ समझ में नहीं आता, इतने सारे फ्रॉक कहाँ से आए। वो कहता है, इतने सारे फ्रॉक कैसे? उन मेंढक को दिखाते हैं जो उस बंदे के बॉडी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, मुंह के तरफ जाने लगते हैं। हथौड़ी ये सब कुछ मोबाइल से देख रहा होता है। वो चिल्लाते हुए अपने हिबरी से कहने लगता है, हिबरी बहुत बुरा हुआ, अगर यही एनिमे का निंजुत्सु है तो फिर सिर्फ एक ही गोल है, वो उसे साइलेंट कर देगा। ये उन निंजाओं को खत्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं जो मिशन में असफल रहे। डैम इट, जल्दी करो हिबरी। उस मेंढक को दिखाते हैं जो अपनी जीभ निकालने लगता है। हथौड़ी कहने लगता है, वही एक बंदा है जो इंफॉर्मेशन दे सकता है। हिबरी उन मेंढकों को देखने लगता है और कहने लगता है, ये मत कहना कि ओ पॉइजन नीडल्स है। उतने में मेंढकों की तरफ दिखाते हैं जो अपनी पूरी जीभ निकालते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक या पॉइजन डालने लगते हैं। हथौड़ी को दिखाते हैं जो वीडियो कॉल पे चिल्ला रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, कहने लगता है उसे मर
मरने मत देना। हथौड़ी ये बोलने से पहले ही हिबरी ने अपने हाथ से फोन छोड़ दिया होता है। हिबरी बड़े तेजी से रिएक्ट करता है और कहने लगता है सामने की तरफ देखते हुए। जब हिबरी समझ जाता है कि ये नहीं कर पाएगा, तब ये बात तुरंत समझकर हिबरी जल्दी रिएक्ट करके अपने पावर को अपने हाथों की उंगलियों पे फोकस करता है। उसने अपने निंजुत्सु पावर को अपनी उंगलियों के पॉइंट पे फोकस कर दिया होता है और सामने पड़े टेबल पे रखे हुए पेन को उठाता है। हिबरी उन पेनों को अपने उंगलियों में फिक्स करके एक स्टैंड लेता है उन पेन को फेंकने के लिए। उसमें अपने निंजुत्सु को भी मिला देता है। उन पेनों को उन मेंढकों की तरफ फेंक देता है बड़े तेजी से। पेन इतने तेज थे कि गोली से भी फास्ट थे, जो सीधा मेंढकों की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी मेंढक बैठे हुए होते हैं, जो अपनी जीभ निकाल के उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन पेनों की इतनी स्पीड रहती है 0.05 सेकंड। हिबरी ने जितने भी पेन वहाँ पे फेंके थे, वो एक एक करके सभी मेंढकों के लगने लगते हैं और उनका खून निकलने लगता है। वहीं पे मर जाते हैं वो मेंढक। हिबरी ने हर एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया था। हिबरी उसी टाइम में उस बंदे के पास देखने लगता है, लेकिन हिबरी के साइड में एक पर्दा रहता है। उस पर्दे के बीच में से एक लंबी सी जीभ उस पर्दे में से बाहर निकलती है। हिबरी को तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जीभ उसके साइड में से निकलती नहीं। हिबरी भी ये देखकर हैरान होता है। उस मेंढक की इतनी जबान बड़ी रहती है। वो सीधा उस लेटे हुए बंदे के पास जाने लगती है बड़ी तेजी से। जैसे उसके करीब जाती है और उसके गर्दन पे अटैक करती है। उस बंदे के गर्दन में घुस जाती है। जहाँ से घुसती है वहाँ से खून निकलने लगता है। जैसे उस मेंढक की जीभ उसके अंदर घुसती है, जैसा उस मिनिस्टर का हाल हुआ था, सेम इस बंदे पे भी वही होता है। उसके सर के ऊपर बड़े बड़े टेंगुल आने लगते हैं। वो बंदा भी होश में आता है और चिल्लाने लगता है जोर से। अपना हिबरी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहने लगता है ये भी इम्पैक्ट हो गया। ये कहकर काफी हैरान होकर उस बंदे की तरफ देखता है। उस बंदे की तरफ दिखाते हैं, उसका सर इतना फूल जाता है जिसके वजह से उसका सर ही ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पे उस बंदे का ऐसा खून फैलता है जैसे कि बम फोड़ा हो और उसका मलबा चारों साइड फैला हुआ हो हवा में। सेम उसी स्टाइल में उसका खून हवा में उड़ रहा होता है और फैलने लगता है। उस मेंढक का पॉइजन उसके चेहरे पे लगता है। वैसे ही उसका चेहरा, उसका सर बलून की तरह फूगने लगता है। उसका चेहरा इतना फूलते जाता है कि अचानक वो फट जाता है, जिसमें से उसका खून निकलने लगता है। चेहरा ही गायब हो जाता है। हिबरी ये देखकर काफी हैरान होता है और साइड में देखता है। हिबरी उस मेंढक के ऊपर अटैक करता है, एक चॉप लेता है और सीधा उसके ऊपर घुमा देता है, स्विंग करता है। उस मेंढक की गर्दन ही काट देता है पूरा। उस मेंढक को 2 टुकड़े कर देता है। उसमें से रिएक्शन निकलता है। वो मेंढक वैनिश होने लगता है, मतलब धुएं जैसा होने लगता है। हिबरी ये देखकर काफी हैरान होता है, कहने लगता है वैनिश हो गया ये। दूसरे तरफ उन मेंढकों को भी दिखाते हैं जिनको पेन मारा होता है हिबरी ने। वो वाले मेंढक भी वैनिश होने लगते हैं, उनमें से धुआं निकलने लगता है और वो अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं, स्मोक बन के उड़ जाते हैं, उनकी बॉडी भी नहीं बचती। हिबरी ये सब कुछ देख के काफी परेशान होता है। उतने में हथौड़ी फोन में से आवाज देने लगता है, हिबरी क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ हिबरी? क्या वाटर निंजा सेफ है? ये सुनकर हिबरी फोन उठाता है। हिबरी फोन वाटर निंजा की तरफ दिखाने लगता है उसको, हथौड़ी को। हिबरी हथौड़ी को दिखाते हुए कहने लगता है कि आई एम सॉरी, मैं उसे बचा नहीं पाया। हथौड़ी वो बंदे को देखकर परेशान होता है, कहने लगता है ये लक्षण ऐसा लगता है कि मर्डर करने का तरीका वही है, सीरियल किलर हत्यारों के मामले में इस्तेमाल किया गया था। उन मेंढकों के बारे में क्या? वो किधर गए? हथौड़ी की ये बात सुनकर हिबरी कहता है उनमें से हर एक मेंढक गायब हो गया। हथौड़ी ये बात सुन के कहने लगता है समझ गया, इससे बात सुलझ गई। पता चल गया कि मर्डरर कौन है। पॉइजन का इस्तेमाल करने वाला असल में और कोई था। मेंढक को कंट्रोल करने वाला ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। उतने में हिबरी को कुछ नोटिस होता है, इसलिए हिबरी वाटर निंजा के बॉडी को थोड़ा टेढ़ा करता है और उसको देखने लगता है। उसके पीठ को देखते हुए कहने लगता है ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिला नहीं। हिबरी की ये बात सुन के हथौड़ी कहने लगता है कि क्या कहा? वाटर वाले निंजा के पेट पर एक टैटू रहता है। हिबरी हथौड़ी को बताने लगता है ये टैटू का सेटलिंग एरिया उथला है। ये टैटू बहुत हाल ही में बनाया हुआ है, शायद इसे 1 महीना भी नहीं हुआ। हिबरी की ये बात सुन के हथौड़ी को दिखाते हैं, जो काफी हैरान होता है और आगे कहता है इसका मतलब है कि ये बंदा पिछले महीने तक एक ऑर्डिनरी सिविलियन ही था। ये ऐसा काम नहीं है जो आप किसी भी टैटू के दुकान पर आसानी से करवा सके। शिनोबी टैटू निंजाओं के बीच में सबसे बड़ा रहस्य है, नहीं बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट है। क्या तुम ये कह रहे हो कि अपने पूरे बॉडी को वाटर में बदलने की वाटर स्किल की कला उसने 1 महीने से भी कम समय में हासिल कर ली थी? हम इसमें से 2 बात निकाल सकते हैं। पॉइजन का उपयोग करने वाला अपने लिए समोडेंट इकट्ठा कर रहा है, और तो एनिमी नौसिखियों में निंजुत्सु को एक्सप्लोजिव स्पीड से अवेक करने का मैटर रखता है। मतलब 1 महीने के अंदर ही उनको टैटू देख के उनके पास स्किल आती है और उनको इस्तेमाल करते हैं। हथौड़ी ये बात सुन के काफी हैरान होता है और कहने लगता है क्यों और कैसे? हिबरी ये सुन के कहने लगता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत बुरा है। अगर इससे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पूरे शहर के लोग निंजुत्सु अवेक करना सीख सकते हैं, और तो वो एक दूसरे को जान से मार भी सकते हैं। सही में ये काफी बहुत बुरा है। ये सब बातें इमेजिन करते हुए हथौड़ी काफी परेशान होता है। फिर वो अपने हिबरी से कहने लगता है यूनियन से वाटर निंजा के बॉडी की जांच करने के लिए भेज देता हूँ, क्योंकि ड्रग सर्जरी हो सकती है। शायद कुछ निशान उसके बॉडी पे अब भी रहे होंगे। हथौड़ी की ये बात
सुन के हिबरी कहने लगता है कि यस। हाथोड़ी हिबरी से कहने लगता है और हाँ हिबरी, तुम मेरे साथ यूनियन चलो, ये मैटर मेरे सोच से भी ज्यादा बड़ा है। मैं तुमको जल्दी से जल्दी चीफ से मिलवाना चाहता हूँ और तो मैं तुम्हें इस मामले में ऑपरेशन में शामिल करना चाहता हूँ। हाथोड़ी की ये बात सुन के हिबरी कहने लगता है ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर हिबरी फोन काट देता है और आसमान की तरफ, मून की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है लेट्स गो यूनियन, चलो यूनियन में चलते हैं। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हम एक जंगल को दिखाया जाता है जिसके बीच में एक बंदे की आँख खुलती है और वो काफी परेशान होता है। वो बंदा ग्राउंड पर लेटा हुआ होता है, उसे बांधा हुआ होता है। वो परेशान होकर कहने लगता है मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आया, और अपने हाथ बीत को देखने लगता है और कहता है मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये किसने किया होगा। वो निंजा काफी परेशान होता है और कहने लगता है शांत हो जाओ, सबसे पहले मुझे ये याद रखना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आइजो निंजा यूनियन का एक निंजा। कोई बात नहीं, मेरा दिमाग अब शांत है। ये कहकर वो निंजा याद करने लगता है कि मैं कहाँ पे था। वो एक मिशन पे था, मुझे याद आ गया कि मैं एक मिशन के बीच में था। आइजो किसी मिशन पे नजर रख रहा होता है, उतने में एक मिस्ट उसके तरफ आने लगता है। वो मिस्ट आइजो की तरफ ही बढ़ रही होती है। उतने में ही वो मिस्ट को आइजो सूंघ लेता है और काफी हैरान होता है। आइजो कहता है कि ये क्या है, ये खुशबू। इतना आइजो कह ही पाता, उतने में ही उसकी बॉडी पैरालाइज या बेहोश हो जाता है। आइजो ये बात सोचकर कहने लगता है मुझे ड्रग्स दिया गया था, फिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पे लाया है। ये बहुत बुरा है, मुझे ना लोकेशन का पता है और दुश्मन कौन है ये भी नहीं पता। साला यहाँ पे गर्मी भी और उगम भी ज्यादा है, इससे ऐसा महसूस होता है ये एक जंगल है। ये कहकर आइजो आजू बाजू देखने लगता है। उतने में वहाँ पे एक मेंढक आता है और वो डराव डराव करने लगता है। जैसे ही मेंढक की आवाज साइजो की तरफ आती है, वो परेशान होकर उस मेंढक को देखने लगता है। साइजो इतना परेशान होता है, उसके तरफ कोई आने लगता है, उसका स्टेप बढ़ते बढ़ते उसके तरफ ही देख रहा होता है साइजो। दूसरी तरफ उस बंदे को दिखाते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है साइजो से कि अरे यार तुम उड़ गए। उस बंदी का चेहरा दिखाते हैं जिसने मास्क पहना होता है, उसके 4 आंख रहते हैं, काफी डरावनी और क्यूट भी लग रही होती है। ये बंदी साइजो से कहती है आगे तुम काफी गहरी नींद में सो रहे थे। साइजो उस बंदी को देख के परेशान होता है और कहने लगता है तुम कौन हो। वो बंदी अपने तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है अब मैं सोचूं तो मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। ये बात सुन के साइजो जरा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है क्या ये कोई क्विज है, मुझे उनसे नफरत नहीं है, लेकिन मगर मेरा अनुमान सही निकला तो मुझे क्या मिलेगा। ये कहकर साइजो एक प्लान बनाता है और कहने लगता है उसे बोलते रहने दो, मैं इस बीच में समय निकाल के अपने जोड़ों को हिलाऊंगा और इन रस्सियों से बाहर निकल जाऊंगा। ये कहकर वो अपने हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कितना भी ट्राई करने के बाद उससे वो खुलती नहीं। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, गुस्से में अपने दांत पीसता है और अचानक से कहने लगता है मेरे आर्म्स काफी भारी लग रहे हैं। उतने में वो लेडी आइजो के पीछे आती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ यूजलेस है, तुम अपने आप को मूव भी नहीं कर सकते। ये मान लेना ही बेहतर होगा कि ये केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से तक ही सीमित है। सरल सिंपल भाषा में कहूँ तो तुम वर्तमान में कहूँ तो न्यू टॉक्सिन का एक आचार हो। उस लेडीज की बात सुनने के बाद साइजो काफी हैरान होता है और कहने लगता है पॉइजन, तुम क्या वही हो जो पॉइजन का इस्तेमाल करके सीरियल मर्डर करता है। उतने में वो लेडी को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर बैठते हुए स्माइल करते हुए अपने फ्रॉक को अपने हाथ में लेने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि मैं काफी मशहूर हो गई हूँ, लेकिन पॉइजन बनाने वाला मैं नहीं हूँ, देखो पॉइजन बनाने वाला ये है। ये कहकर वो लेडी उस मेंढक को दिखाने लगती है। साइजो उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और उस मेंढक के तरफ ही देखने लगता है। वो लेडी मेंढक को देखने लगती है और कहती है आगे इसके ये चमकीले कल, ये देखने में ये घिनौने जैसे लगते हैं, है ना। ये कहकर वो एक ट्यूब निकालती है और उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकालती है और कहने लगती है वो जो भी फूड अपना खाते हैं उससे वो टॉक्सिक जनरेट कर सकते हैं। उतने में वो मेंढक को दिखाते हैं अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर वो पीस्ट को खा लेता है। उस फ्रॉक को खाता हुआ देख के वो लेडी कहने लगती है मैं बस उन्हें खाना खिलाती हूँ, जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन प्रोड्यूस हो जाता है तो मैं उसे वापस उनके भोजन में मिला देती हूँ ताकि वो और भी अधिक स्ट्रॉन्ग पॉइजन बना सके। ये मिक्सिंग ठीक है लेकिन अंत में इसका रिवॉर्ड अच्छा रहता है। उस लेडी की बात सुन के साइजो उस लेडी से कहता है तो सीरियस एक्सीडेंट तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। साइजो की बात सुन के वो लेडी उस मेंढक को सहलाते हुए कहने लगती है ह्यूमंस भी, मेंढक को भी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये दोनों एक ही बात है, लेकिन क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ मिश्रण है इसीलिए इस समय लगता है मैंने अभी अभी एक लीथल पॉइजन बनाने में कामयाबी हासिल की है, इसीलिए ये अभी भी कमजोर है। मुझे आश्चर्य ये है कि ये कैसा प्रदर्शन करेगा। ये कहने के बाद वो मेंढक को दिखाते हैं जो डरा डराव करके बहुत सारी चीख मारता है। उसकी आवाज सुन के वहाँ पे ग्राउंड पर और भी मेंढक आ जाते हैं, बहुत सारे मेंढक होते हैं, सभी मेंढक डराव डराव करने लगते हैं। ये देखकर साइजो काफी हैरान होता है और अपने दांत पीसने लगता है और कहता है ये क्या अजीब है, ये बहुत क्रीपी है। तभी उतने में वो लेडी कहने लगती है मैं उन्हें चुप कराने में कामयाब हो गई, लेकिन शायद ये पूरी तरह से कारगर नहीं था क्योंकि मौजूद जहर के साथ
शरीर बना रहता है। आखिरकार मुझे लोग ढूंढ ही लेंगे, इसलिए मुझे बैटल की तैयारी के लिए और अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन की जरूरत है। ये बात सुनकर साइजो काफी हैरान होता है। इस बार कुछ ऐसा होगा जो आपने पीछे न तो बॉडी छोड़ेगा, ना ही हड्डियां और ना कोई निशान। उतने में उस मेंढक को दिखाते हैं जो बड़ा सा मुंह खोलने लगता है और अपनी जीभ निकालने लगता है बाहर की तरफ। उतने में वो लेडी कहने लगती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जहर। ये कहने के बाद दिखाते हैं वो मेंढक के पास। उसने अपनी जीभ को साइजो की तरफ बड़े तेजी से भेज देता है और बड़ी सी जीभ साइजो की तरफ जाने लगती है। उतने में साइजो गुस्से में अपने दांत पीसता है और उसके आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और वो कहने लगता है तुम घटिया आदमी। ये कहकर उसके माथे के ऊपर एक फायर का सिंबल बन जाता है। इसका एट्रिब्यूट फायर होता है। उस सिंबल में से साइजो सामने की तरफ आग का गोला फेंकता है और कहता है फायर स्टाइल, फायर फ्लैंग फैंग। वो प्लेन सामने की तरफ उस बंदे के पास जाने लगती है। वो लेडी ये देखकर मुस्कुराती है और कहने लगती है मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने जो अपने बलिदान दिया है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, थैंक यू। उतने में फायर फ्लेम को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उस मेंढक की जबान उस आग में से आर पार हो जाती है और तो साइजो के ठीक माथे के बीच में लगती है जिधर उसका टैटू रहता है। साइजो जो होता है लगने के बाद जोर से चिल्लाने लगता है। उस मेंढक का पॉइजन उसके चेहरे पे लग जाता है, इसलिए उसका चेहरा मेल्ट होने लगता है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, इतना मेल्ट होता है कि उसका चेहरा, उसके आंखें और उसके मांस गलने लगते हैं। उस पॉइजन का इतना फास्ट रिएक्शन रहता है जिसके वजह से अब साइजो की हड्डियां दिखने लगती है, वो हड्डियां भी गलने लगती है। ये देखकर वो लेडी खुश होकर कहती है एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, सक्सेस। ऐसा लगता है कि मैंने इसे पूरी तरह से बना लिया है। यह कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने मेंढक से खेलने लगती है। उतने में साइजो की तरफ दिखाते हैं जो पूरा गल चुका रहता है, उसकी हड्डियां भी नहीं बचती, उसने इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन बना दिया होता है। वो कहने लगती है ये रियली में वाकई स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारा पॉइजन स्टाइल। ये कहकर वो लेडी अपने मेंढक की तरफ देखने लगती है और उसे किस करने लगती है। मेंढक भी बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगता है। मेंढक यूजर से कहने लगता है देख भाई मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है जो मुझे किस करती है, तुम अखंड सिंगल लोग, तुम ऐसे ही मरोगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें टोक्यो स्टेशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर लिफ्ट में हिबरी और हथौड़ी रहते हैं। ये दोनों यूनियन निंजा चीफ से मिलने के लिए जा रहे हैं। उस लिफ्ट में ऐसे सीक्रेट रहते हैं पता नहीं पर कौन से फ्लोर पे आ जाता है। लोगों की चहल पहल भरी सड़कों से बहुत बहुत नीचे, ग्राउंड से 180 मीटर नीचे चुपचाप छिपा हुआ निन रेन का हेडक्वार्टर यहीं पे है। नीचे के साइड हमें एक ब्रिज को दिखाते हैं जिससे पार करने के बाद एक डरावनी सी आकृति को दिखाते हैं जो काफी डरावनी लग रही होती है जैसे कि भूत टाइप। यही इंटरेस्ट रहता है नाइन रेल का। यही इंटरेस्ट पार करके हिबरी आगे की ओर बढ़ने लगता है। हिबरी और हथौड़ी, हिबरी उस जगह को देखने लगता है और देखते हुए कहने लगता है, ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने गहराई में एक मेंशन भी हो सकता है। हिबरी अपना साइड में देख ही रहा होता है, सामने की तरफ से एक लड़की आती है और कहने लगती है वेलकम। उस लड़की को दिखाते हैं, उसने किमोनो पहना होता है, व्हाइट बाल रहते हैं और उसके हाथ में एक पिंजरा रहता है, उसके अंदर लाल कलर का तोता रहता है। थोड़ी देर पहले जो वेलकम कहा था वो तोता ही कहता है। तोता आगे कहने लगता है कि तुम दोनों का वेलकम, वेलकम निंजा हिबरी। हिबरी उस तोते को बोलता हुआ देख के काफी हैरान होता है और कहने लगता है एक बर्ड। हिबरी को हैरान होते हुए देखकर वो तोता कहने लगता है मैंने जो अपीयरेंस लिया है उसके लिए सॉरी, मैं मैंसन हूँ, निन रेलम का डायरेक्टर। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं हिबरी, मैं यहाँ पे तुम्हारा एक टेस्ट लेने वाला हूँ। उस तोते मैंसन की बात सुन के हिबरी हैरान होता है कि टेस्ट, कौन सा टेस्ट? डायरेक्टर मैंसन कहने लगता है मेरी टेक्निक ये मुझे जानवरों की आंखें और मुंह उधार लेने की अनुमति देती है। इस समय मैं अपने प्राइवेट कमरे से तोते के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये जो लड़की है जिसने मुझे कैरी किया है इसका नाम शिजू पेकोरी है, ये जानवरों की देखभाल करती है। उतने में हथौड़ी हिबरी से कहने लगता है कि लॉर्ड मैंसन हमेशा जानवरों के माध्यम से ही बात करते हैं, मैंने भी उनका कभी रियल फेस नहीं देखा। हथौड़ी की बात सुन के डायरेक्टर मैंसन कहने लगता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहा हूँ, प्लीज कृपया बुरा न माने। डायरेक्टर की बात सुन के हिबरी कहने लगता है किसी निंजा के लिए अपनी पहचान उजागर करना जीवन मरने का मामला हो सकता है। नेचुरल रूप से किसी संगठन के हेड के प्रमुख मामले में ये बात और भी अधिक लागू हो जाती है। अपने अलायंस को भी अपना चेहरा न दिखाना ये तो वाकई असाधारण सी सावधानी का उदाहरण है। हिबरी की ये बात सुन के डायरेक्टर मैंसन हिबरी से कहता है मैं आपकी समझदारी का सराहना करता हूँ। हिबरी उस तोते से कहता है कि आखिरकार ये टेस्ट है क्या? उतने में हथौड़ी भी वहाँ पे बोलने लगता है कि लॉर्ड मैंसन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हिबरी के लिए स्किल वाकई बेजोड़ है। मैं चाहता हूँ कि पॉइजन यूज करने वाले बंदे के मिशन पे उसे तुरंत शामिल कर दीजिए। इस समय ये टेस्ट लेना जरूरी है क्या? हथौड़ी की बात सुन के लॉर्ड मैंसन कहने लगता है ऐसा नहीं है कि मुझे इन रिपोर्ट पर संदेह है, ऐसा इसलिए नाइन रेलम का लाइसेंस जारी करने के लिए मैं उसकी टेक्निक और एट्रीब्यूट को जानना चाहता हूँ। टेक्निक के एट्रीब्यूट और लेवल को समझने बिना मैं इसकी अनुमति में दे नहीं सकता। तुम समझ रहे
रहे हो। लॉर्ड मानसन की बात सुन के अपना हिब्री कहने लगता है, सॉरी मुझे ये कहते हुए खेद है, लेकिन मेरे निंजुत्सु में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। हिब्री की बात सुन के लॉर्ड मानसन कहने लगता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। इतने सारे एट्रीब्यूट है, फायर स्टाइल, वाटर स्टाइल, लाइटनिंग स्टाइल, अर्थ स्टाइल, विंड स्टाइल। किसी भी एलिमेंट को मैनिफेस्ट किए बिना केवल बुनियादी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहना, इसलिए तो तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोषित किया गया था। वो बंदा था निंजा गोकू। तुम्हारी लेजेंड कहानियां मॉडर्न एरा तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी हिब्री लॉर्ड की बात सुन के काफी हैरान होता है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी हिब्री की है ना, इसलिए हिब्री के पास कुछ एट्रीब्यूट हो सकता है, इसीलिए गोकू अपना सोचने लगता है। तभी लॉर्ड मानसन आगे कहने लगता है, तुम्हारे फिजिकल बॉडी में आए हुए बदलाव के साथ साथ आपने नई योग्यता भी हासिल कर ली होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हिब्री की निंजुत्सु पावर अभी तक अवेक नहीं हुई है। लॉर्ड मानसन की बात सुन के अपना हथौड़ी परेशान होता और कहने लगता है, अच्छा ऐसा है, मैंने उस संभाव को नजरअंदाज कर दिया। उतने में मानसन की बात सुन के अपना हिब्री भी सोचता है और कहता है, निंजुत्सु बॉडी के माध्यम से नेचर की पावर का मैन्युफैक्चरिंग करता है। यदि बॉडी में परिवर्तन होता है तो गुण में भी संभाविक भी रूप से परिवर्तन हो सकता है। हिब्री अपना ये बात सोच ही रहा होता है, उतने में काली परछाइयों में से एक बिल्ला बाहर निकलता है म्याऊ करके। उतने में एक कैंडल को दिखाते हैं जो जल रहा होता है, और ये देखकर हिब्री और हथौड़ी उसकी तरफ देखने लगते हैं। लॉर्ड मानसन देखते हुए कहता है, क्या हिब्री तुम जानना नहीं चाहते अब तुम्हारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है? ये कहकर वो बिल्ले को दिखाते हैं। उसके पीठ के ऊपर ही वो कैंडल रहता है जो जल रहा होता है। लॉर्ड मानसन की बात सुन के अपना हिब्री भी हैरान होता है और हथौड़ी भी हैरान होता है। उतने में लॉर्ड मानसन अपने पंजे को ऊपर उठाता है और कहने लगता है, आइए फ्लेम दृष्टि की रस्म शुरू करें। ये कहने के बाद थोड़ी देर के बाद हमें एक कमरे को दिखाया जाता है, जिसके बीच में हिब्री उस कैंडल के सामने बैठा हुआ होता है। हथौड़ी और वो लड़की साइड में थोड़े दूर बैठी हुई होती है। लॉर्ड मानसन भी उसके साथ ही रहता है और देख रहा होता है। हथौड़ी और सुजई भी हिब्री की तरफ ही देख रही होती है, आखिरकार क्या हो सकता है। इतने में हिब्री को दिखाते हैं जो उस कैंडल के सामने बैठकर ध्यान लगाने लगता है। उतने में अचानक से उसके बॉडी में से सिल्वर कलर की एनर्जी निकलने लगती है। हथौड़ी दूर बैठा हुआ परेशान होकर हिब्री की तरफ ही देख रहा होता है और सुजुई भी उसकी तरफ ही देख रही होती है। हिब्री की तरफ दिखाते हैं जो अपने हाथ को सामने की तरफ जोड़ते हुए ध्यान लगाने लगता है। फिर वो हाथों की हैंड साइन करने लगता है और कहता है, क्यूजी 9 वर्ड्स, रिन प्यो तो शा। राइटर बताता है कि ये निंजुत्सु को रिप्रेशिंग करने के लिए हाइन साइन है। इस कुजी साइन बनाकर काई जिन जित्सु जय जैसे हो के हाई साइन करता है, वो व्यक्ति अपने भीतर जो निंजुत्सु स्लिप हुआ है उसे वो जागरूक कर सकता है। उतने में हिब्री को दिखाते हैं जैसे हिब्री ने हाइन साइन किया था हो करके, तभी उतने में ही हिब्री के बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। उसकी आंख भी गोल्डन होती है। हथौड़ी उस एनर्जी को फील करते हुए कहने लगता है, ओह कुजी बनाते मात्र से ही मेरी निंजुत्सु हीरो की तरह चमकने लगती है। हथौड़ी ये कहकर हिब्री की तरफ देखने लगता है। हिब्री की तरफ दिखाते हैं जिसके बॉडी में से काफी एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगती है। वो एनर्जी पास बैठे हथौड़ी और सुजई जहाँ पे बैठे हुए होते हैं उधर वो एनर्जी आने लगती है। लॉर्ड मानसन हिब्री की तरफ ही देख रहा होता है और कहने लगता है, ये सोचकर हैरानी होती है कि ये इतना ज्यादा है। मैं सुजई को दिखाते हैं उसकी एनर्जी की वजह से उसे ठंड लगने लगती है, आइसी कोल्ड एनर्जी के वजह से। सुजई अपने हाथ को मोड़ लेती है और सामने की तरफ हिब्री की तरफ देखने लगती है, परेशान होकर अपने दांत पीसती है। लॉर्ड मानसन सुजई की तरफ देखता है और कहने लगता है, सुजई खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, अपने आंखें बंद कर लो। लॉर्ड मानसन की बात सुन के सुजई परेशान होकर लॉर्ड मानसन की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसके ठंड लग रही होती है। लॉर्ड मानसन सुजई से कहने लगता है, तुमने इतनी ट्रेनिंग नहीं की है कि तुम अपने 5 सेंसेस से इसका सामना कर सके। लॉर्ड मानसन की बात सुन के सुजई अपनी आंखें बंद कर लेती है। उतने में उस कैंडल की तरफ दिखाते हैं और लॉर्ड मानसन कहने लगता है, ये फ्लेम दृष्टि का अनुष्ठान है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा स्ट्रॉन्गली रिफाइनमेंट अवस्था में फ्लेम व्हील के माध्यम से जित्सु की नेचर का अवलोकन किया जा सकता है। यदि वो फायर स्टाइल का है तो फायर व्हील तीव्र रूप से भड़क उठेगी, यदि वो अर्थ स्टाइल का होगा तो फ्लेम व्हील का कलर चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की क्या होता है, कौन सा एट्रीब्यूट मिलता है हिब्री को। हिब्री हैंड साइन करने लगता है और अपने अचानक से आंख खोलता है, अपने हाथों को सामने की तरफ कैंडल की तरफ करता है और अपनी एनर्जी निकालने लगता है। कैंडल की तरफ दिखाते हैं जो मामूली तरह जल रही होती है, कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। हथौड़ी भी ये देख रहा होता है, वो देख के परेशान होता है और कहता है, क्या क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हिब्री की तरफ दिखाते हैं जो शांत बैठा हुआ होता है और उस कैंडल को देखने लगता है। कैंडल की तरफ देखता है और कहने लगता है मन में,
क्या कुछ भी नहीं हुआ? लॉर्ड मानसन भी हिब्री की तरफ देख लेता है और उसे भी क्वेश्चन आता है कि आखिरकार क्या कुछ भी नहीं हुआ? हिब्री ये सोचता है कि कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो राहत की सांस लेता है और कहने लगता है, फिर से मुझे निराशा हुई, मुझे कोई एट्रीब्यूट नहीं मिला है ना। हिब्री की ये बात सुन के हथौड़ी तो काफी हैरान होता है, वो पीछे जाने लगता है, हैरान होकर कहने लगता है, ओ नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? हिब्री ये बात सुन के उठकर उनके तरफ आता है और कहने लगता है, वेल, अब तक मैंने बिना किसी एट्रीब्यूट के ही बहुत अच्छे से काम चलाया है, इसीलिए कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हथौड़ी जैसे ये बात सुनता है, वो परेशान होकर चिल्लाते हुए लॉर्ड मानसन से कहने लगता है, मुझे तो बस इसकी बहुत उम्मीद थी। उतने में लॉर्ड मानसन को दिखाते हैं, जो हथौड़ी की बात सुनता नहीं और किस चीज के तरफ देखने लगता है और अपनी पैनी निगाहें उसके तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, ये स्ट्रेंज है। ये उस कैंडल को देखते हुए कहने लगता है। दूसरी तरफ से लॉर्ड मानसन जिस तोते से आग से देख रहा होता है, वो अपनी आंखों से देखते हुए कहने लगता है कि ये अजीब है। उतने में वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो चेयर पे बैठा हुआ होता है। उस बंदे का तो चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता, उसने पंखे से अपने चेहरे को भी ढक लिया होता है। वो बंदा कहता है, इतनी निंजुत्सु विद्या में निपुणता हासिल करने के बावजूद भी किसी भी एट्रीब्यूट का न होना, क्या सचमुच ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये वही लॉर्ड मानसन है जो तोते के आंखें और मुंह इस्तेमाल कर रहा है। लॉर्ड मानसन तोते के मुंह से कहने लगता है, सुजुई। सुजुई तोते के पास देखने लगती है हैरान होकर। लॉर्ड मानसन कहने लगता है, उस कैंडल को बुझाओ मत, उसे संभाल कर रखो, मैं बाद में इसकी जांच करूंगा। लॉर्ड मानसन की बात सुन के सुजुई उनकी तरफ देखने लगती है, उसे भी क्वेश्चन आते हैं और आखिरकार वो कहने लगती है, ठीक है। फिर सुजुई आगे बढ़ के अपनी हिब्री की तरफ जाने लगती है और हिब्री की तरफ जाते हुए उसके तरफ खड़ी रहती है और उसके हाथ में एक लकड़ी का ट्रे रहता है। सामने ही अपना हिब्री बैठा हुआ होता है और उसके पीछे साइड में हथौड़ी भी बैठा हुआ होता है। लॉर्ड मानसन हिब्री के सामने बैठे हुए होते हैं और कहने लगते हैं, एनीवे, ये टेस्ट यही खत्म होता है। ये कहने के बाद सुजय को दिखाता है, जो उस ट्रे को आगे बढ़ाती है हिब्री की तरफ, ये तुम्हारा लाइसेंस है, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर हिब्री उस लाइसेंस को उठा लेता है और उसे देखने लगता है। हिब्री लाइसेंस को देख ही रहा होता है। उतने में लॉर्ड मानसन कहने लगता है हिब्री से, अब से तुम शैडो में रहोगे, तुम्हें अपने सिटी में निंजुत्सु का उपयोग करने की परमिशन मिली है। यदि कोई निंजा आपकी पहचान पर सवाल उठाता है तो उसे ये दिखाकर आप समस्या को समाधान कर सकते हो। और जिस वाटर स्टाइल निंजा को आपने पराजित किया, मतलब हरा दिया, उसके बॉडी का ऑटोस्पेक का रिजल्ट आ चुका है। ऑटोस्पेक का मतलब पोस्टमार्टम से होता है। ये बात सुन के हिब्री और हथौड़ी दोनों चौंक जाते हैं। लॉर्ड मानसन आगे कहने लगता है, सभी डिटेल इसमें दर्ज की गई है, प्लीज इसे पढ़ने के बाद इसको जला देना। उतने में सुजुई के हाथ में जो स्क्रोल रहता है, लॉर्ड मानसन उस स्क्रोल की बात कर रहे होते हैं। सुजुई उस स्क्रोल को हिब्री को देती है। हिब्री उस स्क्रोल को हाथ में लेते हुए कहने लगता है कि यही है, ये पॉइजन इस्तेमाल करने वाले के बारे में एक सुराग है। लॉर्ड मानसन आगे कहता है हिब्री से, इसके साथ तुम ऑफिशियली तौर पर एक निनरेलर निंजा है, हमें आशा है कि तुम अपने पावर का उपयोग शांति के लिए हित में करोगे। लॉर्ड मानसन की ये बात सुन के हिब्री कहने लगता है, ऑफकोर्स, मैंने हमेशा ऐसा ही किया है। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिब्री और हथौड़ी एक बिल्डिंग के सामने खड़े रहते हैं और उस बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। हथौड़ी के हाथ में वही स्क्रोल रहता है। वो मस्त में उस स्क्रोल को घुमाते हुए कहने लगता है हिब्री से, फिर भी ये स्क्रोल काफी आश्चर्यजनक है, ये सोचकर कि इसकी बहुत अधिक संभावना है। वो पॉइजन का इस्तेमाल करने वाला हमारे हाई स्कूल के अंदर ही छुपा हुआ है। हथौड़ी ये कहकर वो दोनों भी ऊपर की तरफ देखते हैं। हथौड़ी ऊपर की ओर देखते हुए अपने मुंह में किसी का ले नहीं रहा होता है, मतलब वो जो रहता है ना डिवाइस अपना स्मोक निकालने का, वो रहता है उसके मुंह में। उस स्मोक को अपने अंदर खींच के बाहर की तरफ उस स्क्रोल के ऊपर डालने लगता है और कहता है, क्या ये एक्चुअली में सच है? डिस्ट्रक्शन कंप्लीट। ये कहकर उस स्क्रोल को जला देता है। उसके चितड़े हो जाते हैं, उसके कागज भी नहीं बचते। अपना हिब्री ये सुनने के बाद कहने लगता है, कल रात मेरे घर पर हुए हमले का मतलब ये है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि वो हमारे फेस को वो ऑलरेडी जानते हैं। हिब्री की ये बात सुन के हथौड़ी भी परेशान होता है और कहता है, हमें यहाँ पे काफी डिसएंटाइज है, इसका मतलब काफी नुकसान है, मतलब पहले से ही जानते हैं इनका चेहरा। हिब्री ये सुनकर स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, देखते क्या करते हैं, चेहरा जानकर क्या ही उखाड़ लेंगे। ये कहने के बाद दोनों हिब्री और हथौड़ी स्कूल के तरफ अंदर के तरफ जाने लगते हैं। हथौड़ी और हिब्री स्कूल के अंदर आने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके ऊपर ऑलरेडी कोई बंदा उनके ऊपर नजर रख रहा है। उस बंदे के हाथ में वही मुखौटा रहता है जो 4 आंख वाला, जो मेंढक को कंट्रोल करके पॉइजन देता है सबको। मुझे तो ये हाई स्कूल की लड़की लगती है। वही लड़की हिब्री और हथौड़ी को देखकर उसका चेहरा दिखाते नहीं, लेकिन उसकी हंसी दिखाते हैं जो काफी डरावनी लगती है। इविल सी स्माइल हंसने लगती है।